दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक लॉ का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हमारा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने से पहले एक बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, एक इंडिविजुअल है जिसे हम ऑब्लाइजर या बोरोवर भी बोलते हैं। ठीक है, इस बंदे को कुछ पैसे की जरूरत है, तो ये किसके पास गया? बैंक के पास गया। बैंक या एनबीएफसी, ठीक है, जिसको हम प्यार से क्या ऑरिजिनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बैंक के पास गया लोन के लिए। बैंक ने इसको लोन दे दिया। इस बैंक का नाम क्या है? मान के चलो इस बैंक का नाम पुष्पा रख देते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है। अरे मान लो ना, मानने में क्या। ठीक है, तो बैंक ने इसको लोन दे दिया। इसके बदले ये इंडिविजुअल जो है वो बैंक को क्या देगा? ये अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करा देगा बैंक के पास। यानी क्या है, एज ए सिक्योरिटी अपनी कोई प्रॉपर्टी उठाकर बैंक को दे देगा। ठीक है, बैंक के पास ये प्रॉपर्टी आ गई। ये जो प्रॉपर्टी है ये फाइनेंशियल असेट बन गई एक तरीके से बैंक के लिए। ठीक है, बैंक के पास ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो गई, तो ये फाइनेंशियल असेट फॉर द बैंक हो गई। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो हमारा इंडिविजुअल है ना, ये जो बोरोवर जो है वो हमारा नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है, लॉस असेट बन जाता है। यानी क्या है, ये पेमेंट नहीं करता है। इस वजह से क्या है, नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है। इस केस में बैंक क्या करेगी? बैंक बोलेगी पुष्पा का मतलब फ्लावर समझे थे का, जो मेरा पैसा नहीं दिया मैं झुकेगा नहीं, मैं इस सारे लॉस असेट को उठाकर सेल कर देगा किसको? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, जिसको क्या है हम स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बोलते हैं, एसपीवी भी बोलते हैं। मतलब क्या होता है, ये बैंक या एनबीएफसी जो है अपने लॉस असेट जो होते हैं उनको एआरसी को दे देते हैं। सारे राइट जो है एआरसी के पास आ जाते हैं। और ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ना, ये क्या है, अब ये वसूली करेगी। मतलब क्या है, जो बोरोवर ने पैसे नहीं दिए ना, अब ये निकालेगी उससे पैसे। ठीक है, नाउ एआरसी हैज ऑल द मॉर्गेज राइट्स। बैंक से हटकर सारे राइट्स जो है वो एआरसी के पास आ जाएंगे। तो यहाँ तक ये समझ आया। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, ये जो बैंक एनबीएफसी जो होती है ये क्या है, लोन देती है किसको? इंडिविजुअल को। इसको पैसा चाहिए था, इसने बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये पैसा और इसके बदले क्या है इसने ये जो अपनी प्रॉपर्टी है ये बैंक को गिरवी रखवा दी। ठीक है, अब क्या है, ये कुछ टाइम बाद पैसा नहीं दे पा रहा है, इसलिए ये क्या एनपीए बन जाता है। बैंक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इनको रिडीम कर सके। बैंक के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो बैंक क्या है, सारे लॉस असेट को उठाकर किसको सेल कर देती है? एआरसी को बेच देती है। ठीक है, एआरसी को बेच देती है। अब एआरसी क्या करेगी, सारे मॉर्गेज राइट्स जो है एआरसी के पास आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, अब ये वसूली करेगी। अब हम ये वाला एरिया समझेंगे। यहाँ क्या होता है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को असेट मिल गए। ठीक है, इसके बदले क्या है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक एनबीएफसी को पैसा दे देगी। ठीक है, लेकिन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास इतना पैसा आएगा कहां से? तो ये क्या करेगी, ये जो हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं ना, इन्वेस्टर से क्या है मनी लेगी। इसके बदले क्या है, इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज इशू कर देगी। अब जो हमारे इन्वेस्टर जो होते हैं इनको हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर भी बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर होते हैं, ये पैसा लगाते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। इसके बदले क्या है, इनको सिक्योरिटीज इशू करी जाती है। मैं यहाँ पर आपको काफी टाइम लेकर समझा रही हूँ, क्योंकि क्या है, पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चैप्टर का बस एक ओवरव्यू था। आगे हम इस चैप्टर को काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इजीली समझते जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये प्यारा सा चैप्टर, सरफेसी एक्ट। तो सबसे पहले एब्रिविएशन से ये आप खुद देख लेना, इसमें कुछ पढ़ाने वाली चीज नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ मैं बता देती हूँ। डीआरटी का मतलब क्या है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और डीआरएटी का मतलब है डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको क्यों बताया, आगे आप देखोगे जब अपील करी जाती है तो फर्स्ट अपील हम डीआरटी के पास करते हैं, अगर वहां से भी अग्री होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो अपील होती है वो डीआरएटी के पास करी जाती है। ठीक है, फिर हम देख लेंगे इस चैप्टर के आने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। जैसे हर चैप्टर के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो सरफेसी के अंदर ऑब्जेक्टिव इसके नाम से ही निकल कर आ रहा है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए आया था। किसका? फाइनेंशियल असेट का। और एनफोर्समेंट कैसे कर सके हम, सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो बैंक के पास आ जाती है ना, जो असेट रिकंस्ट्रक्शन के पास जो हमारा इंटरेस्ट आ जाता है उसको किस तरीके से एनफोर्स करा जाएगा, वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, क्या है, ये सब हम इस सेक्शंस के अंदर पढ़ेंगे, और ये सब जो है यहाँ 13 to 19 के अंदर कवर होगा। ठीक है, ये चैप्टर एंड सेक्शंस बता दें कौन कौन से चैप्टर के अंदर कितने कितने सेक्शंस कवर होंगे। इस तरीके से हम टोटल 42 सेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर। ठीक है, प्रिलिमिनरी के अंदर हम देखेंगे जो हमारा एक्ट है, जो सरफेसी एक्ट जो है वो हमारा एक्सटेंड होता है टू द होल ऑफ इंडिया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पर भी ये लगता है। ये आया कब तक? कम इन टू द फोर्स आया था 21st डे ऑफ द जून 2002। 21 जून 2002 को ये एक्ट इन फोर्स हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की। इस चैप्टर के अंदर भी हर चैप्टर की तरह काफी सारी डेफिनेशन दी हुई हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो करा दे रही हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो हमारे चैप्टर के नेम में भी आता है असेट रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है एक्विजिशन बाय एन एआरसी। एआरसी ने एक्वायर करा था ना क्या, राइट और इंटरेस्ट, राइट करा था और इंटरेस्ट करा था ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सच फाइनेंशियल असेट। वही वाली चीज है जैसे कि आपने ऊपर देखा था, बैंक क्या बोलता है, मैं झुकेगा नहीं, मैं सारा का सारा असेट जो है एआरसी को दे दूंगा। अभी एआरसी रियलाइज करेगा। ठीक है, तो वही सारी चीज है, एक्विजिशन बाय एन एआरसी फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद देखेंगे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, जिसे हम प्यार से एआरसी बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, कंपनी होती क्या है। ये कंपनी जो है ये रजिस्टर्ड करी जाती है विद द आरबीआई। ठीक है, जो कि हम सेक्शन 3 में देखेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, वो हम सेक्शन 3 में कवर करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन
और द सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, ARC बनाई क्यों जाती है, ये मेनली जो बनाई जाती है वो असेट रिकंस्ट्रक्शन और द सिक्योरिटाइजेशन और इन दोनों से रिलेटेड बिजनेस के लिए बनाई जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये पॉइंट जरूर देख लेना, एज ऑन 31 मई 2021 को 28 ARCs रजिस्टर्ड है विद द RBI। तो इस पे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, हमारी टोटल 28 ARCs जो है रजिस्टर्ड है विद द RBI एज ऑन 31 मई ऑफ 2021। ठीक है, बैंक मीन्स ये तो आपको सबको पता है, बैंकिंग कंपनीज जिसके अंदर आ जाएंगे, करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब्सिडरी बैंक या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या कोई अदर बैंक्स विच द सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई करेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे बैंकिंग कंपनीज कौन होती है। ठीक है, जो भी हमारा क्या बड़ा एक्ट के अंदर 1949 के अंदर बताई गई है वो हमारी सारी बैंकिंग कंपनीज होती है। अगर आप लेमैन लैंग्वेज में देखो तो बैंकिंग कंपनी का काम क्या होता है, जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक मेनली फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग इट्स बिजनेस। ठीक है, तो वो हमारी क्या बैंकिंग कंपनीज होंगी। ठीक है, बोर्ड कौन रहेगा, बोर्ड रहेगा हमारा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे बोरोवर कौन होता है। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वैसे तो मैं डेफिनेशंस को आपको समझा रही हूँ, लेकिन आपको क्या है एग्जाम में ओपन बुक एग्जाम है तो आप क्या है जो भी डेफिनेशन आए तो सिंपल आप डेफिनेशन पार्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं समझाने का काम आपको करूंगी। ठीक है, तो बोरोवर का मतलब क्या होता है, तो ऊपर भी देखा था, बोरोवर बेसिकली करता क्या है, ये लोन लेता है और क्या है असेट, फाइनेंशियल असेट जो है बैंक को देता है, यानी कोई जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो मॉर्गेज कराता है। तो यहाँ क्या हैज बीन ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई, लोन दिया गया। हु हैज गिवन एनी गारंटी, इसने गारंटी दी है या क्रिएटेड एनी मॉर्गेज और प्लीज एज ए सिक्योरिटी फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी लोन लेने के लिए इसने क्या कोई गारंटी दी है या कोई मॉर्गेज क्रिएट करा है या फिर कोई प्लीज करे एज ए सिक्योरिटी, तो वो क्या है हमारा ये सब बोरोवर की डेफिनेशन में आ जाएगा। एक तरीके से बोरोवर होता क्या है वो बताया गया है इसके अंदर। ये जो बोरोवर होता है वो बिकम बोरोवर ऑफ एन ARC। जब ARC पिक्चर में आ जाता है तो आपने देखा था सिक्योर क्रेडिटर का काम खत्म हो जाता है, तो ये क्या है बोरोवर ऑफ ARC बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये सुना सुना लग रहा है, अभी ऊपर पढ़कर आए थे ना एब्रिविएशंस में से, इसको हम बोलते हैं DRT। DRT मतलब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ये क्या है एक ट्रिब्यूनल होता है जिसके पास अपील करी जाती है। तो टोटल देखो तो 39 DRTs फंक्शनिंग अक्रॉस द कंट्री। पर आपने पढ़ा था ARC कितने हैं, यहाँ क्या है DRT। ठीक है, तो टोटल 39 DRTs हैं जो अक्रॉस कंट्री काम कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं डिफॉल्ट क्या होता है। डिफॉल्ट का सिंपल मतलब है नॉन पेमेंट ऑफ एनी डेट और अदर अमाउंट, किसी चीज को आप पे नहीं कर पा रहे हो तो वो डिफॉल्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होता है। फाइनेंशियली हेल्प करना ही हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है। अगर लॉ की लैंग्वेज में देखो तो इसमें क्या क्या चीज आ जाएगी, कोई लोन आ जाएगा, एडवांस ग्रांट कराए या फिर कोई डिवेंचर्स दिए, बॉन्ड सब्सक्राइब कराए या फिर कोई गारंटीज गिवन करिए, लेटर ऑफ क्रेडिट एस्टेब्लिश करें या कोई अदर क्रेडिट वगैरह है। ठीक है, तो ये हमारे क्या सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस में आ जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं फाइनेंशियल असेट। ठीक है, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है तो इससे देख लेना। फाइनेंशियल असेट का मतलब होता है कोई डेट और रिसीवर्स। ठीक है, तो वो हमारे फाइनेंशियल असेट हो जाएंगे। आपने ऊपर देखा था ना बैंक की वो फाइनेंशियल असेट बन गई थी, जो हमारी मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी ना, तो वो बैंक के लिए फाइनेंशियल असेट बन गई थी। आप ऊपर डायग्राम में से देखोगे तो वहां लिखा हुआ था फाइनेंशियल असेट फॉर द बैंक। ठीक है, तो यह फाइनेंशियल असेट का मतलब देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे डेट और रिसीवर्स हो जाएंगे, इंक्लूड करेंगे इसके अंदर कोई क्लेम है टू एनी डेट और रिसीवर्स, वो इसके अंदर आ जाएगा। या डेट और रिसीवर्स जो सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ और चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी और क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो भी हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कोई राइट और इंटरेस्ट है इन द सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, तो वो भी हमारा फाइनेंशियल असेट में आ जाएगा। कोई बेनिफिशियल ITR है, ITR का मतलब है I मतलब है इंटरेस्ट, T मतलब टाइटल, R मतलब राइट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ ITR यूज करूंगा। तो कोई बेनिफिशियल ITR है टेंजिबल असेट में, जो कि आपने क्या हायर पर या फाइनेंशियल लीज या फिर कोई कंडीशनल सेल या किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी है, जिसमें क्या सिक्योर्स करता है द ऑब्लिगेशन टू पे एनी अनपेड पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस, तो वो क्या है हमारा फाइनेंशियल असेट के अंदर आ जाएगा। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ आपको। यहाँ एक हरी बंदा है, ठीक है, तो इसने क्या है कोई फैक्ट्री मशीन ली है 10 लाख रुपए की, जिसकी इसने साथ ही साथ डाउन पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए की, जो बचा कुचा 9 लाख है उसकी EMI बनवा ली। ठीक है, जिस EMI में से 9 लाख में से 6 लाख तो पे कर चुका है। अब ये जो फैक्ट्री मशीन जो है इसने बैंक के पास गिरवी रख दी। फैक्ट्री पे जो अनपेड ऑब्लिगेशन था ना 3 लाख का जो अनपेड ऑब्लिगेशन था, तो ये हरी के लिए तो बन जाएगा डेट। ठीक है, इसका तो एक तरीके से डेट हो गया, लेकिन बैंक के पास जो है ये हमारी फाइनेंशियल असेट होगी। जो 3 लाख का अनपेड ऑब्लिगेशन है ये बैंक के लिए फाइनेंशियल असेट होगा और हरी के लिए डेट होगा। तो हमारा क्या है फाइनेंशियल असेट की डेफिनेशन में बैंक के लिए हमारा जो अनपेड ऑब्लिगेशन है ना, वो परचेज प्राइस का जो अनपेड ऑब्लिगेशन है वो बैंक के लिए फाइनेंशियल असेट होगा। ऊपर हमने टेंजिबल असेट से रिलेटेड देखा था, यहाँ क्या है इंटेंजिबल असेट से रिलेटेड जो पॉइंट होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और या फिर कोई अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो बैंक को दी गई है, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या है इसके अंदर आ जाएगा। वैसे आपको डेफिनेशन में ज्यादा दिमाग की मारामारी नहीं करनी है, आपको बस सिंपल आता है एग्जाम में, जस्ट डेफिनेशन पार्ट में जाओ और वहां से उठाकर लिख दो। ठीक है, लेकिन आपको पता
होना चाहिए कि ये है क्या बेसिकली। तो मैं यहाँ ओवरव्यू दे रही हूँ आपको सब चीजों का, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। नाम से पता चल रहा है कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट, या कोई स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई एक्ट के हिसाब से, या फिर कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है अंडर द आईएफसीए, या कोई डिवेंचर ट्रस्टीज है जो रजिस्टर्ड है विद द बोर्ड या अपॉइंटेड फॉर द सिक्योर डेट सिक्योरिटीज, या फिर कोई एआरस है जो कि क्रिएट करी है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और असेट रिकंस्ट्रक्शन, या कोई अदर इंस्टीट्यूशन जो है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी टाइम टू टाइम, तो वो सब हमारे क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं फाइनेंशियल लीज क्या होती है। ये लीज अंडर एनी लीज एग्रीमेंट ऑफ एन टेंजिबल एसेट, तो टेंजिबल एसेट पे जो लीज क्रिएट करी गई है वो हमारी फाइनेंशियल लीज हो जाएगी। हाइपोथेटिकेशन का मतलब क्या है, कोई चार्ज क्रिएट करा गया अपॉन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो हमारा हाइपोथेटिकेशन हो जाएगा, तो वो हमारा हाइपोथेटिकेशन हो जाएगा। फिर हम देखेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि नाम से पता चल रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, वो टाइम पर पैसा नहीं दे पा रहा है बंदा, यानी कि 90 डेज में वो ड्यूज अपने पे नहीं कर पा रहा है, तो वो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं, जिसे हम लॉस एसेट भी बोलते हैं। बैंक क्या है, बोरोवर को क्लासिफाई करेगी एज ए सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट, ठीक है। इन कैटेगरीज में ये डिवाइड कर देगी। ऑब्लाइजर ऑरिजिनेटर मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑरिजिनेटर होता है, ऑब्लाइजर बोरोवर होता है, ठीक है। देखेंगे प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, सिंपल, इमूवेबल भी आती है, मूवेबल भी आती है। कोई डेट या कोई राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ मनी है, चाहे सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, वो भी हमारा प्रॉपर्टी में आ जाए। कोई रिसीवर्स वेदर एग्जिस्टिंग हो चाहे फ्यूचर हो, ठीक है, तो वो भी हमारी प्रॉपर्टी होंगे। कोई इंटेंजिबल एसेट, क्या प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ टेंजिबल आते हैं, नहीं, उसके साथ साथ इंटेंजिबल भी आते हैं। कोई नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह जो है वो भी हमारे प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे क्वालिफाइड बायर कौन होते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था ना, इन्वेस्टर जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्वालिफाइड बायर या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बोलते हैं, ठीक है। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एसपीवी जो है, क्वालिफाइड बायर्स को जो है सिक्योरिटीज इशू करेंगे, इसके बदले क्या है, क्वालिफाइड बायर जो है इनको मनी देंगे, तो ये अल्टीमेटली क्वालिफाइड बायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में देखो तो क्वालिफाइड बायर में हमारे कौन कौन आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये जस्ट आप रीड कर लेना, ये सब हमारे क्वालिफाइड बायर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, वो देखेंगे सिक्योर क्रेडिटर क्या होता है। सिक्योर क्रेडिटर में हमारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएंगे जिन्होंने लोन दिया है, ठीक है, और साथ साथ डिवेंचर ट्रस्टीज भी आएंगे जो अपॉइंट करी है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, और साथ साथ एआरसी भी आ जाएंगे। देखो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब लॉस एसेट देते हैं किसको, एआरसी को, तो उस केस में क्या है, एआरसी के ऊपर सारे राइट्स आ जाते हैं, एआरसी के पास सारे राइट्स आ जाते हैं, तो एआरसी हमारा सिक्योर क्रेडिटर बन जाती है। तो एआरसी व्हेन दे एक्वायर्ड ऑल द राइट्स, ठीक है, तो वो हमारी सिक्योर क्रेडिटर बन जाएगी। साथ साथ इसमें अदर ट्रस्टीज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, कोई किसी और ने होल्ड करी हुई है, बैंक किसी और ने होल्ड करी हुई है बैंक के बिहाफ पे, तो वो भी हमारे सिक्योर क्रेडिटर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। डेफिनेशंस में तो यही इंपॉर्टेंट थी, बाकी डेफिनेशंस आपके पास टाइम है तो आप एक बार रीड करके छोड़ देना, ठीक है। अब हम देखेंगे सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड, ठीक है, क्या रेगुलेशंस हैं। तो ये हमारे टोटल रेगुलेशंस जो कवर होंगे वो हमारे सेक्शन 3 to 12B में कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो डब्बे में है ना, ये क्या है, जस्ट इसकी समरी दी, तो मैं आपको क्या है जो डिटेल प्रोविजन है मैं वहां से पढ़ाऊंगी, आप चाहे तो आपको यहाँ से रीड करना है तो आप एक बार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सेक्शन 3 देखेंगे। सेक्शन 3 में मैंने ऊपर आपको बताया था ना, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि उन्हें रजिस्टर करना होता है, जिससे क्या है वो काम कर सके किस चीज का, सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जो एआरसी होगी उसको रजिस्ट्रेशन कराना हो। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है मैं वो आपको बता देती हूँ। देखो, इनको कमेंसमेंट करने से पहले, ठीक है, इनको अगर सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रजिस्ट्रेशन का काम करना है ना, उसको कमेंस करने से पहले उनका क्या है, नेट ऑन फंड जो है मिनिमम 2 करोड़ होना चाहिए, और उनको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए विद द आरबीआई, तभी वो ये काम कर सकती है, वरना नहीं कर सकती है, ठीक है। तो क्या था हमारे 2 क्राइटेरिया, एक तो नेट ऑन फंड का था और दूसरा क्या था, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाने से पहले। इसके लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फॉर द रजिस्ट्रेशन। किसको देगी एप्लीकेशन, आरबीआई को एप्लीकेशन देगी कि मुझे एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो इसलिए मुझे रजिस्ट्रेशन आप ग्रांट कर दीजिए, ठीक है। आरबीआई के पास ये एप्लीकेशन करेगी, एप्लीकेशन कर दी, अब मान के चलो उनको रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड हो गया, तो जिस दिन ग्रांट हो जाए सर्टिफिकेट, ठीक है, ऑफ द रजिस्ट्रेशन, वहां से क्या है कमेंसमेंट कर देना है 6 मंथ्स के अंदर। इनको बिजनेस कमेंस करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। लेकिन कोई केस ऐसा बन जाता है ये बंदा जो है 6 महीने के अंदर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाया, तो यहाँ क्या है, आरबीआई के पास पावर है टू ग्रांट एक्सटेंशन करा सकती है आरबीआई, लेकिन क्या है लास्ट टू लास्ट 12 मंथ्स तक ले जा सकती है। 12 मंथ्स कहाँ से, जहां से सर्टिफिकेट मिला है ना रजिस्ट्रेशन, वहां से 6 महीने के अंदर इनको स्टार्ट कर लेना था बिजनेस। अगर ये 6 महीने के अंदर नहीं कर पाए हैं तो वहां से लास्ट टू लास्ट ये 12 मंथ तक के लिए ही कर सकते हैं। ऐसा मत कर लेना यहाँ 6 मंथ से 12 मंथ दे दो, नहीं, जहां सर्टिफिकेट मिला है ना रजिस्ट्रेशन का, वहां से 12 मंथ के अंदर लास्ट टू लास्ट इनको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशंस भी हैं कुछ जो कि एआरसी को फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो क्या क्या कंडीशंस है, सबसे पहले क्या है, इसने कोई लॉसेज इनकर ना करे हो, पिछले 3 साल में कोई भी लॉसेज इनकर ना करे हो, साथ साथ इसके पास
पास एडिक्वेट अरेंजमेंट होना चाहिए। किस चीज के लिए? फॉर रियलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल, मतलब क्या है, इनके पास अरेंजमेंट होने चाहिए कि फाइनेंशियल एसेट को कैसे रियलाइज करना है। थर्ड क्या है, इनके पास एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फील्ड में? फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन। भाई तुम्हें सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन का काम करना है तो तुम्हारे डायरेक्टर्स को सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन की कुछ नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिमूवल के केस में हम हर चैप्टर में देखते थे क्या कोड हुआ करता था हमारा, UOI+2, ठीक है। तो यहाँ O नहीं होना चाहिए, मतलब O का मतलब है डायरेक्टर जो है वो कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस नहीं होना चाहिए इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, ठीक है। फिर साथ साथ हम देखेंगे स्पॉन्सर जो है वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। फिर ARC को कंप्लाई करना चाहिए विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो कि स्पेसिफाई करें बाय द RBI और वन और वो कंडीशन जो कि स्पेसिफाई करी है द गाइडलाइंस इशूड बाय द RBI। तो वो सब चीज जो है ARC को फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये सारी एडिशनल कंडीशन भी ARC को फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अब हम देखेंगे RBI अगर सेटिस्फाइड हो जाती है विद द कंडीशंस फुलफिल, मतलब इन्होंने कंडीशन फुलफिल कर, तो RBI क्या है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर ये फुलफिल नहीं करता है, जो कंडीशन ऊपर मैंने बताई थी ना अभी आपको, वो कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या है, इसका रिजेक्शन हो जाएगा। जो इसने एप्लीकेशन दी है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, यानी क्या है उस केस में क्या है इनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कोई सब्सटेंशियल चेंज हो रहा है मैनेजमेंट में, तो उस केस में क्या है हर एक ARC को, एवरी ARC को प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी RBI। भाई तुमको सब्सटेंशियल चेंज करने जा रहे हो मैनेजमेंट में, तो तुम्हें उससे पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI लेनी पड़ेगी। सब्सटेंशियल चेंजेस मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इसके अंदर आ जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर भी आ जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी आ जाएगा, चेंज ऑफ लोकेशन कर रहे हो ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, वो भी इसमें आ जाएगा, चेंज इन इट्स नेम वगैरह कर रहे हो, तो इन सब चीजों के लिए आपको RBI की प्रायर अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी। बात करते हैं सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। अगर कोई चेंज करा है बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब आपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए या आपने अमलगमेशन कर दिया या ट्रांसफर कर दिया ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, तो उसे सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट माना जाएगा। उसके लिए आपको RBI की प्रायर अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन को जस्ट फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दिया, वही सारी चीजें जो हम ऊपर पढ़ कर आए हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, जो कि हम सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। 3 में सर्टिफिकेट मिला, 4 में छीन लिया, ठीक है। तो कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट सेक्शन 4 में, देखो सिंपल सी बात है, इसे समझने से पहले आपको खुद ही वैसे ही समझ आ जाएगा। सेक्शन 3 में कुछ कंडीशन फुलफिल करनी थी, तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिला था। तो यहाँ क्या है, क्यों कैंसिल किया होगा, इन्होंने कंडीशन जो है मानी नहीं होंगी, फुलफिल नहीं करी होंगी, कंप्लाई नहीं कर रहे होंगे, तो इसी वजह से कैंसिल कर दिया गया होगा। तो देख लेते हैं अथॉरिटी कौन रहेगी कैंसिल करने वाली। जब रजिस्ट्रेशन दे RBI रही थी, तो यहाँ कैंसिल भी कौन करेगी? RBI कैंसिल करेगी। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है, उसको लगता है ARC जो एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस, भाई जिस बिजनेस के बेस पे, मतलब जो मेन रीजन था कि इनको सिक्योरिटाइजेशन और एसेट कंस्ट्रक्शन का काम करना है, वो इन्होंने कैरी करना ही बंद कर दिया, तो क्या है इस केस में क्या है कैंसिल कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन। सेकंड क्या है, ये सीज कर जाता है टू रिसीव और होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द QIB। भाई QIB पैसा दे रही थी ना ARC को, अब वो पैसा ही रिसीव नहीं कर रही है QIB से, तो इनका क्या मतलब रह जाता है, ठीक है। तो वो अगर ये चीज भी सीज कर जाते हैं तो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कंप्लाई नहीं कर रहे हैं विद द कंडीशंस, मैंने बताया ना कंडीशन से कंप्लाई नहीं करेंगे तो भी इनका कैंसिल कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन। कंप्लाई नहीं कर रहे हैं विद द कंडीशन, या फिर क्या कंप्लाई नहीं कर रहे हैं विद द डायरेक्शन जो कि इशू करी गई थी बाय द RBI। ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं एडिशनल कंडीशन जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी ना कि स्पॉन्सर फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारी चीज जो एडिशनल कंडीशन थी, तो वो ये फुलफिल नहीं कर रहा है इन चीज से, तो इन केस में भी क्या है कैंसिल कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन। साथ साथ ये क्या है मेंटेन नहीं कर रहे हैं अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद जो रिक्वायरमेंट है लॉ की, ठीक है, उसके हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे जा रहे हैं, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं हो रही है, या फिर क्या है ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। जो सब्सटेंशियल चेंजेस के लिए बताया गया था ना कि प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI लेना पड़ेगा, वो ले ही नहीं रहे ये चीज, मतलब ऊपर जो बताई गई थी वो सारी कंडीशंस अगर नहीं मानोगे तो जैसे हमने इज्जत से आपको सर्टिफिकेट दिया है ना, उतना हम इज्जत से आपसे वापस भी ले लेंगे, कैंसिल कर देंगे आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये तो आपको पता ही है बिफोर कैंसिल करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर दिया जाएगा, वरना ग्रोथ आएगा जिंदगी भर। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर वो एग्रीव्ड है, मतलब ये अपील में जाना चाहती है कि मेरा रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल कर दिया, अगर इसको शिकायत है तो ये क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील में जा सकती है विद इन 30 डेज। 30 दिन का टाइम दिया गया है कि मोदी जी के पास जाओ और अपनी दरखास्त लगाओ वहां पर, ठीक है। तो 30 दिन कहाँ से काउंट करा जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच द सच ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन इज कम्युनिकेटेड टू बी। जैसे ही इसको पता चला कि उसका रजिस्ट्रेशन उससे छीन लिया गया है, तो वहां से क्या है 30 दिन के अंदर ये मोदी जी के पास अपील में जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक चीज याद रखनी है, अगर उस बंदे ने होल्डिंग करी है इन्वेस्टमेंट ऑफ द क्वालिफाइड बायर्स, ठीक है, क्वालिफाइड बायर्स पैसा लगाते हैं, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट होल्ड करी हुई है तो उस केस में नॉट विद स्टैंडिंग सच रिजेक्शन और कैंसिलेशन उनको डीम्ड करा जाएगा टू बी एन ARC, मतलब असेट कंस्ट्रक्शन वो कंटिन्यू रहेंगी कब तक? जब तक ये रीपे ना कर दे एंटायर इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय इट टुगेदर विद द इंटरेस्ट। अगर कोई इंटरेस्ट बन रही है उस पैसे को इंटरेस्ट के साथ जब तक ये रीपे ना कर दिया जाए, इसको ARC ही माना जाएगा, कि कोई मतलब नहीं है कि इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है या फिर कैंसिल कर दिया है इसका सर्टिफिकेट, ये ARC ही रहेगी, ठीक है।
अब हम देखेंगे जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ये क्या करेगा, ये फाइनेंशियल असेट एक्वायर करेगा, मतलब बैंक से क्या है ये फाइनेंशियल असेट ले लेगा, जो बैंक ने असेट होल्ड करी हुई थी ना, तो ये क्या है असेट को ले लेगा। सेक्शन 5 के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि एक्विजिशन ऑफ राइट और इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल असेट, मतलब क्या होता है जो एआरसी जो होता है वो फाइनेंशियल असेट तो ले लेगा बैंक से, तो इसके बदले इसको देगा क्या, बैंक भाई कुछ बदले में भी तो लेंगे ना, इसके बदले देगा क्या, ये इशू करेगा बाय इशूइंग ऑफ डिवेंचर्स और बॉन्ड और एनी अदर सिक्योरिटी इन द नेचर ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, ये सारी चीज जो है ये इशू कर देगा किसको, बैंक्स को, तो बैंक के पास एक तरीके से ये बैंक की बैलेंस शीट में असेट शो होंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टाम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसे आप देख लेना। स्टाम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन क्या होता है, एक तरीके से आप देखोगे जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एआरसी को फाइनेंशियल असेट देती है। आपने ऊपर देखा था ना जो लॉस असेट होते हैं वो किसको दे दिए जाते हैं, एआरसी को। तो यहाँ क्या है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो फाइनेंशियल असेट दे रही है एआरसी को। तो इस केस में क्या है आपको स्टाम्प ड्यूटी लगनी चाहिए, तो यहाँ क्या है स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, एग्जाम्पशन दी गई है इस केस में। लेकिन ये एग्जाम्पशन नहीं मानी जाएगी, मतलब कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी अगर ये जो है फॉर द पर्पस अदर देन द असेट रिकंस्ट्रक्शन और द सिक्योरिटाइजेशन कर रहे हैं। मतलब क्या है ये जो असेट ट्रांसफर करी जा रही है ना ये फॉर द पर्पस ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन और द सिक्योरिटाइजेशन होनी चाहिए। अगर ये इस पर्पस के अलावा है तो इस पर्पस के अलावा दी जा रही है तो उस केस में कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, एआरसी को डीम टू बी लेंडर मान लिया जाएगा क्योंकि अब सारे राइट्स इसी के पास आ गए हैं। और आईटीआर जो रहेगा आपने आगे देखा था ना, राइट टाइटल इंटरेस्ट जो है आईटीआर जो रहेगा वो वेस्ट हो जाएगा विद द एआरसी, मतलब सारे राइट्स इसी के पास आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और जितने भी हमारे सूट पेंडिंग थे, ठीक है, तो वहाँ क्या है नेम ऑफ एआरसी आ जाएगा, जहाँ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम था वहाँ क्या है एआरसी का नाम आ जाएगा। अब हम साथ साथ हम 5A और देख लेते हैं, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ क्या है जो हमारी फाइनेंशियल असेट होती है उसमें क्या है काफी सारे सिक्योर डेट होते हैं, मोर देन वन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब क्या है काफी सारे बैंक होते हैं जिसकी रिकवरी के लिए वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं बिफोर 2 और मोर डीआर, मतलब अगर काफी सारे बैंक से रिलेटेड है तो वो काफी सारे अलग 2 और मोर डीआरटीज में अपील जा चुकी होगी। ठीक है, तो उन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करा गया है सारे पेंडिंग केसेस को वो क्या है वन डीआरटी के पास ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है ये नोटिस दे देंगे टू द ऑब्लाइजर कि मैं झुकेगा ना, मैंने सारे सेट जो है वो एआरसी को दे दिए हैं। ठीक, अब ऑब्लाइजर जो पेमेंट करेगा वो एआरसी को ही करेगा क्योंकि एक तरीके से बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई रोल नहीं रहेगा, जो ऑब्लाइजर और एआरसी जो है ना वो आपस में डील करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे सेक्शन 7, इसके अंदर क्या होता है इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय रेजिंग ऑफ रिसीप्ट ऑफ फंड बाय एआरसी। यहाँ क्या होता है एआरसी जो है आफ्टर एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल असेट ये ऑफर करेगा रिसीप्ट टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्योंकि जो हमारे क्यूआईबी जो होते हैं वहां से क्या है ये अल्टीमेटली पैसा उठाता है एआरसी और इस पैसे को आगे चल के बैंक्स को देता है, जैसे बैंक जो है आगे बोरोवर को देता है। क्यूआईबी से पैसा लेने के बदले ये इसको सिक्योरिटी रिसीप्ट इशू करेगा। ठीक है, यहाँ वही चीज बताइए ये रेज फंड फ्रॉम द क्वालिफाइड बायर्स। ठीक है, मैंने वही चीज ऊपर बताई थी कि बायर से क्या ये फंड्स रेज करेगा, इसके बदले यहाँ बताया सिक्योरिटी रिसीप्ट जो है इशू करेगा। ठीक है, और ये जो पैसा आ रहा है ना उसको मेंटेन करेगा इन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट अकाउंट में। ठीक है, वही बताया असेट जो एक्वायर्ड करी जाएगी बाय द एआरसी टू बी होल्ड इन द ट्रस्ट, क्योंकि आपने एक तरीके से क्यूआईबीज का पैसा खाया हुआ है तो इनके ट्रस्ट में आपको होल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए क्वालिफाइड बायर्स जो है वो मीटिंग भी लगा सकते हैं, मतलब क्या है इन द इवेंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट। ठीक है, उनको फाइनेंशियल असेट अगर रियलाइज नहीं हो पा रही है तो क्वालिफाइड बायर्स ऑफ एन एआरसी जो इन्होंने होल्ड करी हुई है मिनिमम 75% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी रिसीप्ट इशूड अंडर द स्कीम, मतलब क्या है टोटल मिनिमम 75% जिन्होंने होल्ड करी है वो एंटाइटल है टू कॉल ए मीटिंग एट ऑल क्वालिफाइड बायर्स। ठीक है, एंड एवरी रिजोल्यूशन पास जो भी होगा ना वो बाइंडिंग होगा ऑन द कंपनी। जो ये 75% के लोग जो है वो मिलकर जो भी डिसीजन लेंगे, ठीक है, जो भी रिजोल्यूशन पास करेंगे वो रिजोल्यूशन जो रहेगा वो बाइंडिंग होगा ऑन द कंपनी। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ जो क्राइटेरिया है वो 75% का, मिनिमम 75% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसीप्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ बताया है कि जो सिक्योरिटी रिसीप्ट जो एआरसी इशू कर रही है किसको, क्वालिफाइड बायर को, उसके केस में क्या है रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जामिशन दी हुई है। यहाँ जो ब्लू बॉक्स में जितनी भी चीजें दे रखी है वो क्या है नॉलेज पर्पस है, तो आप चाहे तो उन्हें आप रीड कर सकते हो, बाकी मैं आपको मेन चीज जो है वो आपका कवर करा दे रही हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास क्या क्या मेजर्स अवेलेबल है, यानी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास क्या क्या राइट्स है, ये क्या क्या चीजें कर सकती है। ये क्या है बोरोवर के बिजनेस को मैनेज कर सकती है, चाहे तो टेक ओवर भी कर सकती है। ठीक है, अगर ये बिजनेस को मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो रहा है इसके लिए तो ये चाहे तो सेल भी कर सकती है और लीज पे भी दे सकती है पार्ट को या फिर पूरे ही बिजनेस को। ठीक है, साथ साथ इसके पास राइट होता है ये रीशेड्यूल भी कर सकती है ऑफ द पेमेंट ऑफ डेट्स, यानी क्या है उसको लगता है कि इस तरीके से नहीं दे पाएगा तो रेट इंटरेस्ट रेट को चेंज करके या कैसे भी रीशेड्यूलिंग कर सकती है डेट्स का। ये चाहे तो इन्फोर्समेंट भी कर सकती है ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब क्या है जो इसके पास सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ना, जो इसके पास असेट है उस सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ये चाहे तो एनफोर्स कर सकती है, चाहे तो सेल भी कर सकती है।
साथ साथ इसके पास हक होता है कि सेटलमेंट कर सकती है ड्यूज का। ये क्या है, अगर उसके ड्यूज जो है वो 2 लाख के हैं, लेकिन उसके पास अगर मान के चलो 1,60,000 है, तो वो बोलेगा ठीक है कोई नहीं, तू इतना ही दे दे, इसमें सेटल कर देते हैं इस ड्यूज को, ठीक है। इसके पास पोजेशन लेने का भी हक होता है, पोजेशन ले सकती है जो भी सिक्योर्ड एसेट है, ये चाहे तो कन्वर्ट कर सकती है एनी पोर्शन ऑफ डेट को इनटू द शेयर्स, मतलब जितना उसको कर्ज देना था ना उतने अमाउंट का शेयर्स खरीद लेगा, ठीक है। मतलब क्या है, डेट को कन्वर्ट करा लेगा इन शेयर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ आरबीआई जो होती है, जो अथॉरिटी है यहाँ मेन, ठीक है, उसके पास पावर होती है पॉलिसी को डिटरमाइन करना। जो भी ये पॉलिसीज एंड डायरेक्शंस बनाएगी उसे एआरसी जो है फॉलो करेगा। मतलब आप एक तरीके से देख रहे हो ना, बैंक जो थे उन्होंने क्या है एआरसी को सारे राइट्स दे दिए, लेकिन एआरसी ऐसा नहीं अपनी मर्जी चलाएगा। ये क्या है, जो आरबीआई जो है, आरबीआई जो भी पॉलिसीज डायरेक्शंस वगैरह दे रही है वो इसको फॉलो करने पड़ेंगे। अब हम देखेंगे एआरसी जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है उसके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है, और क्या क्या फंक्शन कर सकती है। ये एक्ट एज एन एजेंट कर सकती है, या फिर मैनेजर की तरह भी काम कर सकती है, या रिसीवर की तरह भी काम कर सकती है। एजेंट की तरह ये फॉर एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए करती है, फॉर रिकवरिंग देयर ड्यूज, ठीक है, ड्यूज को रिकवर करने के लिए, ठीक है। और मैनेजर की तरह कैसे काम करेगी, ये क्या है, एक प्रिस्क्राइब फीस लेगी जो कि म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टी। मतलब क्या है, पार्टीज ने डिसाइड करके इसको अपॉइंट किया कि ये मैनेज कर सके ड्यूज को, ठीक है। थर्ड है, ये एक्ट एज ए रिसीवर, रिसीवर की तरह कब काम करेगा, इफ अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट करा है। लेकिन याद रखेंगे कोई भी एआरसी मैनेजर की तरह काम नहीं करेगा इफ एक्टिंग एज सच गिव राइज टू एनी पेक्यूनरी लायबिलिटी, ठीक है। अगर पेक्यूनरी लायबिलिटी उसकी वजह से बढ़ रही है तो वो उस केस में मैनेजर की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, 3 चीज क्लियर है, एजेंट की तरह कर सकता है, मैनेजर की तरह कर सकता है, रिसीवर की तरह कर सकता है, ये इसके अदर फंक्शंस में आ जाए। बात आती है एआरसी जो असेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्या ये किसी अदर बिजनेस में जा सकती है, तो इसका आंसर है इसको अदर बिजनेस में जाने से पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई लेनी पड़ेगी। जब इसका बिजनेस अगर सिक्योरिटाइजेशन और असेट कंस्ट्रक्शन के अलावा कोई और बिजनेस करना चाहता है तो उस केस में प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई लेनी पड़ेगी। लेकिन एआरसी बोलता है मैं तो भाई पहले से चला आ रहा था, जब ये एक्ट आया भी नहीं था, मैंने कोई अभी एंटर नहीं करा हूँ, ठीक है। अगर ये पहले से ही कर रहा है ये काम तो इसको क्या है, सीजेस टू कैरी, मतलब बंद करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। मान के चलो अगर आज एक्ट आया तो 1 साल का टाइम दिया है कि भाई अपने बिजनेस को नपेट ले, यहाँ से 1 साल में तुझे बंद करना है ये बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, एआरसी डज नॉट इंक्लूड सब्सिडरी। मतलब क्या है, जो सब्सिडरीज है ना एआरसी की वो एआरसी में इंक्लूड नहीं होंगी। जो एआरसी पे रेस्ट्रिक्शंस है ना कि जैसे बिजनेस नहीं कर सकता, वो इसकी सब्सिडरीज पर नहीं लगेंगी, यानी अदर बिजनेस कर सकती हैं ये सब्सिडरीज, ठीक है। बात करते हैं, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है रिलेटिंग टू द सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे करा जाएगा, ठीक है। ये डिस्प्यूट जो होगा वो हमारे लॉ के चैप्टर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के थ्रू होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पावर ऑफ आरबीआई टू डिटरमाइन पॉलिसीज एंड इशू डायरेक्शन। जो आप अभी ऊपर भी पढ़कर आए हो, ये एआरसी के लिए पॉलिसीज भी बनाएगी और उसको डायरेक्शंस भी इशू करेगी। आरबीआई जो एआरसी को डायरेक्शन देगी वो किस रिलेटेड दी जाएगी, ये किस तरीके की कौन कौन सी फाइनेंशियल एसेट एक्वायर कर सकते हो, और प्रोसीजर क्या रहेगा रिगार्डिंग द एक्विजिशन। ये एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट बताएगा कि कितना आप एक्वायर कर सकते हो, और फीस और अदर चार्जेस जो भी लगेंगे फॉर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट वो भी यही उसके लिए भी आरबीआई डायरेक्शन देगा। एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी रिसीप्ट जो है किस तरीके से करना है टू द क्वालिफाइड, किस तरीके से क्वालिफाइड बायर को सिक्योरिटी रिसीप्ट देनी है, उसके रिगार्डिंग भी डायरेक्शंस आरबीआई देगा, ठीक है। आरबीआई के पास ये भी पावर होती है कि कॉल फॉर स्टेटमेंट एंड इन्फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट करेगा एआरसी को कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। आरबीआई के पास ये भी पावर रहेगी, ये चाहे तो ऑडिट एंड इंस्पेक्शन करा सकता है, और एआरसी को इस ऑडिट में हेल्प भी करनी पड़ेगी आरबीआई को। आरबीआई चाहे तो रिमूव कर सकता है चेयरमैन और एनी अदर डायरेक्टर ऑफ एआरसी, और अपॉइंट कर सकता है किसी एडिशनल डायरेक्टर को जिसको भी ये चाहे। तो यहाँ पर ड्यूटी बन जाती है डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द एआरसी की, ये ऑडिट और इंस्पेक्शन में हेल्प करे, क्योंकि आरबीआई चाहे तो ऑडिट कंडक्ट करा सकता है, आरबीआई चाहे तो किसी डायरेक्टर और चेयरमैन को भी रिमूव कर सकता है, आरबीआई चाहे तो कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। तो यहाँ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ एआरसी जो है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये हेल्प करें, ठीक है, किसको, आरबीआई को, इन सब चीजों को करने के लिए। सब हमारा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन तो हो चुका है। अब बात आती है कि हमारा एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कैसे होगा, ठीक है, जिसे हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 to 19 के अंदर। तो यहाँ वही सेम समरी दी हुई है हर एक सेक्शन की, तो वो आपको अगर रीड करनी है तो कर लो, वरना मैं आपको तो डिटेल उसमें से करा ही दूंगी, ठीक है। देखते हैं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। मैं आपको हिंदी में अगर इसे बताऊं तो ये होता है सिक्योरिटी को बेचकर पैसा लेगा बैंक, ठीक है। मतलब क्या है, बैंक जो है सिक्योरिटी जो उसके पास रखी हुई है ना उनको बेच देगा और पैसा लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक को पैसा चाहिए, ठीक। तो गाइस जो मैं साइड में हिंदी में लिख रही हूँ ना, आपको ये भी लिखने हैं, क्योंकि क्या है, आपको एक अल्टीमेटली इस चीज का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में तो ये ओपन बुक एग्जाम में तो आप थ्योरी तो वहां से भी कर लोगे, लेकिन आपका मेन ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो चैप्टर को समझने पर और क्या चीज इंपॉर्टेंट है ये देखने पर होना चाहिए।
मतलब प्रॉपर हाईलाइटिंग आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें देखेंगे इग्नोरिंग टोपा एक्ट, मतलब टोपा लोग जो भी बोलते हैं उसको इग्नोर करो। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है एनफोर्स करा सकता है अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। मतलब समझ रहे हो, तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल के इंटरवेंशन करे बिना ही सिक्योर्ड क्रेडिटर खुद से एनफोर्स करा सकता है अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। ठीक है, यहाँ पे इसमें टोपा एक्ट में क्या क्या चीजें लिखी हुई है वो बताया गया है, जस्ट नॉलेज पर्पज है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर कोई डिफॉल्ट हुई है और वो डिफॉल्ट जो है क्लासीफाई कर दी गई है एज ए एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासीफाई हो गया है, तो उस केस में सिक्योर क्रेडिटर को इशू करने पड़ेंगे नोटिस टू द बोरोवर। ठीक है, बोरोवर को नोटिस देना पड़ेगा और बोरोवर से कहेंगे टू डिस्चार्ज करो अपनी फुल लाइबिलिटीज को। लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए टाइम कितना देंगे, विद इन 60 डेज। ठीक है, 60 दिन दिया जाएगा। बोरोवर से कहा जाएगा अपनी सारी लाइबिलिटीज जो है उसे डिस्चार्ज करो। ये 60 दिन कहां से होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस फाइलिंग, मतलब आज अगर नोटिस फाइल करा है ना बोरोवर को, वहां से 60 दिन का टाइम दिया जाएगा कि अपनी सारी लाइबिलिटीज को मीट करो, यानी सारी लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना क्या कंडीशन स्पेसिफाइड है, मतलब क्या क्या कंडीशन है बोरोवर से पैसा लेने के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या है, ये तीनों पॉइंट जो है ऊपर 1 2 3 में लिखा है वही सेम है। डिफॉल्ट होनी चाहिए पहली बात, फिर वो डिफॉल्ट जो है क्लासिफाइड होनी चाहिए एज एनपीए और नोटिस इशू हो जाना चाहिए टू द बोरोवर, तो ही बोरोवर 60 दिन के अंदर पेमेंट करेगा। ठीक है, वही सारी चीजें मैंने ऊपर यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, नोटिस में ये भी लिखा हुआ अगर बोरोवर ने 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी है तो ये क्या है, सारी पावर जो दी हुई है 30 सेक्शन के अंदर ऑफ द सर्फेसी एक्ट में जो भी पावर्स दी हैं ये एनफोर्स कर सकेगा सिक्योर क्रेडिटर, यानी क्या है, पोजीशन ले सकेगा, टेक ओवर करना चाहेगा मैनेजमेंट का, वो सब चीजें भी कर सकेगा। जो भी हमारे सेक्शन नंबर 13 में बताई हुई है वो सारी पावर्स ये एनफोर्स करा सकता है। ठीक है, यहाँ भी एनपीए को बताया गया है, एनपीए क्या चीज है। ठीक है, तो वही सारा नॉलेज पर्पज है, देख लेना अगर देखना है तो। साथ ये भी बताएंगे कौन सी सिक्योर्ड एसेट जो है उसे हम एनफोर्स करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज आएंगी, अमाउंट बताना और नेम ऑफ सिक्योर्ड एसेट बताना होगा, इंटेंट टू बी एनफोर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द बोरोवर। ठीक है, अगर जब मतलब क्या है, अगर बोरोवर को आप नोटिस दोगे, ठीक है, तो उस केस में क्या है, बोरोवर भी तो कोई रिप्लाई देगा ना। अगर कोई बोरोवर रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाह रहा है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को वो सब चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर को लगता है ये जो रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन है ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये कम्युनिकेट कर देगा विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, बस मन में सोच के बैठ जाए भैया ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं नहीं देख रहा इसको ये सब चीजें कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी। भाई बोरोवर को बताओ तो सही कि एक्सेप्टेबल नहीं है, कम्युनिकेट करनी पड़ेगी विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक क्लियर है आपका। ये फेलर टू पे ड्यूज है, मतलब क्या है, आपने नोटिस दिया और इसने 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको ढंग से। ठीक है, अगर इसमें क्या है, इसने पेमेंट नहीं करी है 60 दिन के अंदर तो अब क्या करेगा। अभी तक तो ये सब चीजें मॉर्गेज थी, यानी गिरवी रखी हुई थी हमारे पास, बैंक के पास जो है सिक्योर क्रेडिटर के पास क्या है, ये सिर्फ चीज गिरवी रखी गई थी। अब क्या है, ये पोजीशन ले लेगा ऑफ द सिक्योर्ड एसेट को और चाहे तो टेक ओवर भी कर सकता है मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ बोरोवर। ठीक है, अभी तक तो चीजें गिरवी थी, अब क्या है, ये एक्शन लेगा। ठीक, लेकिन आप याद रखोगे सेल और लीज के केस में एक्सरसाइज ये राइट तभी कर सकता है जब क्या है, इसके पास सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस और बोरोवर इज हेल्ड एज ए सिक्योरिटी फॉर द डेट। मतलब क्या है, ये नहीं होना चाहिए कि बिजनेस है 2 करोड़ का और लोन जो लिया है सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ले रखा है, तो उस केस में आप उसके बिजनेस को ही सेल करने बैठ जाओ, नहीं। ठीक है, जिसका सब्सटेंशियल पार्ट आपने एज ए सिक्योरिटी होल्ड किया हुआ है फॉर द डेट, तो उसी केस में ही आप सेल और लीज कर सकते हो उसके बिजनेस को। ठीक, और टेक ओवर करोगे मैनेजमेंट ऑफ सच बिजनेस विच इज रिलेटेबल टू द सिक्योरिटी फॉर द डेट, मतलब उतना ही पार्ट आप टेक ओवर करोगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक हमने अभी पढ़ा था कि पोजीशन ले सकता है, टेक ओवर कर सकता है मैनेजमेंट का, साथ ये और क्या क्या कर सकता है, ये चुन सकता है, किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, एनी पर्सन टू मैनेज करने के लिए सिक्योर्ड एसेट को। ठीक है, और ये चाहे तो नोटिस भी दे सकता है इन राइटिंग में, मतलब थर्ड पार्टी को नोटिस दे सकता है। मतलब कौन थर्ड पार्टी, एनी पर्सन हु हैज एक्वायर्ड एनी ऑफ द सिक्योर्ड एसेट फ्रॉम द बोरोवर, मतलब किसी थर्ड पर्सन ने इसे एसेट एक्वायर करी थी और अभी पैसा नहीं दिया है, तो मतलब क्या है, जितना भी अमाउंट बोरोवर पर ड्यू है, ठीक है, वो पैसा जो हम थर्ड पार्टी से लेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी को अल्टीमेटली पैसा बोरोवर को देना था, तो कहा जाएगा भाई तू बोरोवर को मत दे, तू हमको डायरेक्ट दे दे। ठीक है, वो पैसा। तो ये सेम एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग फ्लो चार्ट दिया है, वही जो ऊपर पढ़कर आया है वही सारा यहाँ पर फ्लो चार्ट में बता दिया है। अब देखेंगे अगर कोई पेमेंट थर्ड पार्टी ने भी मेट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगी बोरोवर की लायबिलिटी, अब बोरोवर पर कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। और सेल ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप एक प्रोविजन देखेंगे, जो हम सेल करते हैं ना इमोरल प्रॉपर्टी की, वो किस प्राइस पर करी जाती है, वो रिजर्व प्राइस पर करी जाती है जो स्पेसिफाई किया हुआ है। लेकिन अगर कोई बिडिंग होती है तो बिडिंग का अमाउंट जो है वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए, किससे, रिजर्व प्राइस हैज बीन स्पेसिफाइड से। ठीक है, हम ये वाला पॉइंट देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर कोई एसेट जो है ट्रांसफर ने सेल कर दी किसी ट्रांसफरी को, ठीक है, जो एसेट आई ट्रांसफरी के पास आई, तो अब जब एसेट ट्रांसफरी के पास आ गई है तो इसके पास सारे राइट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफरी टू गेट ऑल द राइट्स आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योर्ड एसेट, सिक्योर्ड एसेट पे जितने भी हक है वो ट्रांसफरी के रहेंगे। ठीक उसी तरीके से कि ये जो ट्रांसफर करा है वो किसने करा है, ओनर ऑफ सच सिक्योर्ड एसेट ने करा है। ठीक है, ट्रांसफरी को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि एसेट कैसे आई क्या हुई, अभी कुल मिला के हर तरीके से ट्रांसफरी की हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे जो भी हम बोरोवर के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं तो उसमें जो भी खर्चा हो रहा है तो वो एक्सपेंस कौन क्लियर करेगा? ऑब्वियसली बोरोवर से रिकवर करे जाएंगे। भाई तुम्हारी वजह से तो हम ये खर्चा कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस जो होंगे रिकवर करे जाएंगे फ्रॉम द बोरोवर। ठीक है, अब हम एक ये वाला पॉइंट और देख लेंगे। इसमें क्या होता है, ड्यूज जो है अगर डिपोजिट कर दिए बाय द बोरोवर बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, आप ऊपर नोटिस दे रहे थे ना, उससे पहले ही बोरोवर ने पैसे सारे जमा कर दिए, तो क्या इतना उसके अगेंस्ट हमने ऊपर एक्शन लिए थे वो चीजें हम नहीं करें। मतलब क्या हुआ, जो आप नोटिस दे रहे थे ना फॉर द पब्लिक ऑक्शन, ठीक है, उससे पहले ही इस बेचारे बोरोवर ने सारे ड्यूज डिपॉजिट कर दिया है, तो उस केस में क्या है, आप सिक्योर्ड असेट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है, जो ऊपर जो इतने सारे स्टेप्स है ना वो आप नहीं लोगे। अगर आपने वो स्टेप्स ले लिए हैं तो आप आगे फर्दर स्टेप्स नहीं करोगे, मतलब क्या आगे कोई एक्शन नहीं लोगे। तो कुल मिला के जो आपने ये स्टेप्स लिए थे ये स्टेप आप नहीं लोगे अगर बोरोवर ने नोटिस से पहले ही ड्यूज डिपॉजिट कर दिए हैं। तो गाइस अब ये पॉइंट देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना। मैं आपको समझा देती हूँ क्या है जॉइंट लेंडर ऑफ फाइनेंशियल एसेट। मतलब क्या होता है, काफी सारे बैंक्स मिलकर जॉइंट फाइनेंसिंग करते हैं। ठीक है, मतलब जॉइंट फाइनेंसिंग होती है अंडर कंसोर्टियम ऑफ द बैंक। ठीक है, मतलब काफी सारे बैंक्स मिलकर पैसा लगाते हैं, किसी बोरोवर को पैसा देते हैं। अब जब इतने सारे बैंक्स रहेंगे तो बात आती है सिक्योर्ड क्रेडिटर इस केस में कौन रहेगा, मतलब किसके पास राइट्स रहेंगे सारे एक्सरसाइज करने के लिए। तो इस केस में क्या है, कोई सिंगल सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इस केस में क्या है, मिनिमम 66% इन वैल्यू ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अगर ये इतने टोटल 66% की वैल्यू वाले सिक्योर्ड क्रेडिटर एग्री हो जाते हैं कि हाँ हम रिकवरी एक्शन करने हैं हमको, अगर इतने लोग 66% मिनिमम एग्री कर जाते हैं, केस में ही रिकवरी एक्शन इनिशिएट हो सकते हैं। और जो ये एक्शन लेंगे ना वो बाइंडिंग होंगे ऑन ऑल द सिक्योर्ड क्रेडिटर, सारे सब सिक्योर्ड क्रेडिटर पे बाइंडिंग माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ जो 66% की लिमिट है ना, ये पहले 60% हुआ करती थी, तो अब जो है 66% की लिमिट है। ठीक है, कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। अगर कंपनी जो है इन लिक्विडेशन है तो उस केस में क्या होगा, कंपनी की जो सारी असेट है सिक्योर्ड असेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से। लेकिन कंपनी जो है वाउंड अप हो गई है तो उस केस में क्या होगा, लिक्विडेटर अपॉइंट करा जाएगा। अभी ये जो लिक्विडेटर है ये बताएगा कि वर्कमैन ड्यूज कितना है, क्योंकि कंपनी जब वाउंड अप होती है तो सबसे पहले ड्यूज जो है वर्कमैन के दिए जाते हैं, फिर उसके बाद ही आगे पेमेंट करी जाती है। तो वर्कमैन ड्यूज सबसे पहले पे कर देंगे, जो बाकी का बैलेंस जो है वो रिटेन कर लेगा कौन, सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि लोन के रिगार्डिंग अगर किसी गारंटर ने गारंटी दी है तो उस केस में सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या करेगा। तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास राइट बनता है कि कुछ भी चीजों को इनिशिएट करने से पहले गारंटर के अगेंस्ट प्रोसीड करेगा या सेल करेगा प्लीज एसेट विदाउट फर्स्ट टेकिंग एनी ऑफ द मेजर। ठीक है, जो ऊपर आपने सेक्शन 13 में काफी सारे मेजर्स देखे थे, सब मेजर्स लेने से पहले गारंटर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि बोरोवर को ट्रांसफर नहीं करने हैं सिक्योर्ड असेट आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ नोटिस। ठीक है, जैसे ही उसको नोटिस मिल जाएगा ही इज लाइक स्टैचू, उसको असेट ना ही सेल करने हैं ना ही लीज करने हैं। ठीक, अब इसके बाद हम सेक्शन 14 देखेंगे। सेक्शन 14 में क्या है, दो अथॉरिटीज बताई गई है, कौन कौन सी है, सीएमएम यानी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये हेल्प करेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर को इन टेकिंग पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड असेट। ठीक है, सिक्योर्ड असेट का पोजेशन लेने में ये हेल्प करेंगे जो हमारे सीएमएम और डीएम है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो क्या रिक्वेस्ट भेजेगा इन राइटिंग में, किसको, सीएमएम और डीएम को। ठीक है, ये एप्लीकेशन भेजेगा एक पर्पस ऑफ टेकिंग पोजेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ सच सिक्योर्ड असेट, मुझे कंट्रोल ऑफ पोजेशन चाहिए सिक्योर्ड असेट का। ठीक है, तो अब क्या है, सीएमएम और डीएम जो है वो क्या है, पोजेशन लेंगे, पहले खुद लेंगे उस पोजेशन को, पोजेशन ऑफ असेट और डॉक्यूमेंट का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फॉरवर्ड कर देंगे उस असेट और डॉक्यूमेंट को किसको, सिक्योर्ड क्रेडिटर को। पहले क्या है, ये सीएमएम डीएम जो है ये खुद लेंगे पोजेशन, फिर उस पोजेशन को लेने के बाद सिक्योर्ड असेट को वो डॉक्यूमेंट और असेट को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर जो एप्लीकेशन देंगे उसमें क्या है, एक एफिडेविट भी लगा होगा जिसमें ये सारी चीजें डिक्लेयर होंगी। फिर जो सीएमएम और डीएम जो अथॉरिटीज थी वो सेटिस्फाई हो जाती है अगर कंटेंट ऑफ एफिडेविट से, तो वो क्या है, सूटेबल ऑर्डर पास कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग पोजेशन। ठीक है, और ये जो ऑर्डर पास होगा ना वो विद इन 30 डेज में पास होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब आज अगर एप्लीकेशन दी है, यहाँ से 30 दिन के अंदर क्या है, इन अथॉरिटीज को ऑर्डर पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये 30 डेज में ऑर्डर पास नहीं कर पाए हैं तो उस केस में क्या है, ये 60 डेज तक ले सकते हैं, यानी क्या मैक्सिमम 60 डेज तक पास करना पड़ेगा इनको ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद हम सेक्शन 15 देखेंगे जिसमें मैनर एंड इफेक्ट बताए हैं टेक ओवर करने के ऑफ द मैनेजमेंट को। ठीक है, यहाँ क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर को नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस कहाँ जाएगा, क्या घर के बाहर लगा कर आएंगे क्या, नहीं। ठीक है, ये नोटिस जो दिया जाएगा वो पब्लिश करा जाएगा न्यूज़पेपर में, ये खबर छपवा दो अखबार में। ठीक है, तो अखबार में पब्लिश करा देना है ये नोटिस जो है। ठीक है, और नोटिस जो जाएगा वो किस लैंग्वेज में जाएगा, पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज, जो इस एरिया की जो लोकल लैंग्वेज है ना उसको बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज में हो जहां पर प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द बोरोवर सिचुएटेड है। फिर आगे क्या होगा, ऑन पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, जैसे ही खबर छपेगी अखबार में तो क्या होगा, उसके बाद कंपनी के जितने भी डायरेक्टर है, ठीक है, कंपनी के केस में डायरेक्टर्स और अदर केसेस में क्या है, जिनके पास भी पावर है सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ठीक है, उनको क्या है धक्का दे दिया जाएगा, यानी क्या है उनको डीम टू बी वैकेट मान लिया जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे भी धक्का दे दिया जाएगा, यानी क्या है कॉन्ट्रैक्ट जो है डीम टू बी टर्मिनेटेड मान लिया जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो अपॉइंट करे हैं किसने, सिक्योर क्रेडिटर ने, वो क्या करेंगे, वो नेसेसरी स्टेप्स लेंगे टू टेकन देयर कस्टडी अंडर देयर कंट्रोल ऑल द प्रॉपर्टी। मतलब एक तरीके से क्या है, वो जो प्रॉपर्टीज है सारी उनकी कस्टडी ले लेंगे और अपने कंट्रोल में ले लेंगे सारी प्रॉपर्टीज को, तरीके से क्या है सारी चीजों को जब्त कर लेंगे, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर है जो अपॉइंट करे थे ना सिक्योर क्रेडिटर ने, वो अलोन एंटाइटल होंगे टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स, ठीक है, सारी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैंने सेक्शन 15 के अंदर क्या क्या चीजें बताई वो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है, सिक्योर क्रेडिटर कैसे टेक ओवर करेगा मैनेजमेंट का, ठीक है। तो यहाँ क्या सिक्योर क्रेडिटर जो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देगा नोटिस को, कौन से न्यूज़पेपर में, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे ही नोटिस पब्लिश हुआ तो क्या होगा, कंपनी के केस में जो डायरेक्टर है या अदर केस में जिनके पास पावर है सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन एंड कंट्रोल की, उनको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, डीम टू हैव बीन वैकेटेड मान लिया जाएगा। या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो डीम टू बी टर्मिनेटेड मान लिया जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट को भी एक तरीके से धक्का दे दिया जाएगा, ठीक है। और क्या क्या चीज होंगी, जो डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट करें हैं किसने, सिक्योर क्रेडिटर ने, वो क्या सारी कस्टडी ले लेंगे और कंट्रोल कर लेंगे सारी प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। और वो अलोन एंटाइटल होंगे एक्सरसाइज ऑल द पावर्स, ठीक है, ऑफ द डायरेक्टर एज द केस में बी, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई है ऑन द पावर ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स की पावर पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए, तो क्या क्या लगाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैम ये क्या है, अरे रुको तो सही, ये भी बताएंगे आपको। तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, ये जो शेयर होल्डर्स है अपॉइंट नहीं कर सकते किसी पर्सन को टू बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट पर इनकी पे रेस्ट्रिक्शन लगाए, लॉफुल नहीं होगा अगर कोई शेयर होल्डर अपॉइंट करता है किसी पर्सन को टू बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्या है, कोई भी प्रोसीडिंग फॉर द वाइंड अप ऑफ द कंपनी और द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो है आप लाई नहीं कर सकते हो किसी कोर्ट में, एक्सेप्ट मतलब क्या है, इसके लिए कंसेंट ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर चाहिएगी। बिना कंसेंट के आप क्या है कोई भी प्रोसीडिंग फॉर द वाइंड अप इनिशिएट नहीं कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है। अगर मैं इस सबको लर्न करने के लिए एक लाइन में बताऊं तो क्या है कि शेयर होल्डर पार नहीं कर सकता बिना सिक्योर क्रेडिटर के, मतलब क्या है उसको सिक्योर क्रेडिटर की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पी का मतलब था, पी का क्या मतलब था, प्रोसीडिंग फॉर वाइंड अप नहीं कर सकते इन कोर्ट में, ठीक है। और ए का क्या मतलब था, अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते किसी पर्सन का टू बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और आर का मतलब था कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता जब तक सिक्योर क्रेडिटर इसको अप्रूव ना कर दे, ठीक है। बट ऑन द रियलाइजेशन ऑफ द डेट रीस्टोर कर देंगे उसका मैनेजमेंट, बोरोवर का जो मैनेजमेंट जो हम टुक ओवर कर रहे थे ना वो रीस्टोर कर दिया जाएगा जैसे ही डेट रियलाइज हो जाए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो था वो हम यहाँ समझेंगे कि एक्चुअल में क्या रहा है। यहाँ क्या था, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ बोरोवर टेक ओवर कर लिया था सिक्योर क्रेडिटर ने। तो सिक्योर क्रेडिटर को ऑन रियलाइजेशन ऑफ हिज डेट, ठीक है, अगर उसका डेट मिल जाता है, रियलाइज कर लेता है, तो उसको क्या फुल रीस्टोर करना पड़ेगा मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द बोरोवर टू हिम, मतलब उसको वापस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी दिया है, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है, मतलब अगर सिक्योर क्रेडिटर जॉइंटली विद द अदर सिक्योर क्रेडिटर या कोई अदर एआरसी या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं पार्ट ऑफ हिज डेट इनटू द शेयर्स ऑफ द बोरोवर। आपने ऊपर देखा था ना, डेट को भी कन्वर्ट कर सकते थे शेयर्स को, ठीक है, सिक्योरिटी इन्फोर्स कराते टाइम, ठीक है। तो इन्होंने क्या डेट को अगर कन्वर्ट करा है शेयर्स में, तब अगर मिलकर डेट को कन्वर्ट करा था शेयर्स में, देयर बाय एक्वायर्ड द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो इस केस में क्या है, इनको मिलकर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया इन्होंने, तो सिक्योर क्रेडिटर या लायबल नहीं होगा टू रिस्टोर करने के लिए मैनेजमेंट। तो क्या है, अगर जो सिक्योर क्रेडिटर है किसी अदर सिक्योर क्रेडिटर के साथ मिलकर या फिर एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर कन्वर्ट कर लेते हैं, जो डेट था ना टोटल उसको कन्वर्ट कर लेते हैं शेयर्स ऑफ द बोरोवर कंपनी, मतलब उस कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं मिलकर और एक्वायर कर लेते हैं, और इस तरीके से एक्वायर कर लेते हैं कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को। तो इस केस में क्या है, सिक्योर क्रेडिटर लायबल नहीं होंगे टू रीस्टोर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ सच बोरोवर, ठीक है। ये बताया गया है या एक्सेप्शन में। वैसे तो क्या था, डेट रियलाइज करने के बाद उसको रीस्टोर करना पड़ा था बिजनेस, लेकिन इस एक्सेप्शन में, लेकिन इस केस में क्या है, रीस्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा डायरेक्टर को फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, ठीक है। लेकिन अगर कोई मनी रिकवरेबल थी अदरवाइज देन बाय वे ऑफ सच कंपनसेशन, मतलब कोई और इसको पैसा बकाया था तो वो रिकवर कर सकता है, कैन बी रिकवर्ड, ठीक है। हम सेक्शन 17 देखेंगे जो कि हमारा क्या अपील के रिगार्डिंग है। यहाँ क्या होता है, जो भी मेजर्स लिए गए थे टू रिकवर द सिक्योर डेट्स, ठीक है, आपने ऊपर देखा था ना कुछ मेजर्स लिए थे सेक्शन 13 में, कोई पर्सन अग्रीव है तो वो एप्लीकेशन कर सकता है, यानी वो अपील में जा सकता है, ठीक है। अगर जो पर्सन अग्रीव है तो वो फर्स्ट अपील जो करेगा वो डीआरटी के पास करेगा। डीआरटी और डीआरएटी का मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ मैं डीआरटी और डीआरएटी ही वर्ड यूज करूंगी, ठीक है। तो जो भी पर्सन अग्रीव है वो सबसे पहले अपील करेगा डीआरटी के पास, ठीक है। कितने टाइम के अंदर इसको अपील करनी पड़ेगी, विद इन 45 डेज के अंदर, ठीक है, डीआरटी के पास जाएगा। लेकिन अगर डीआरटी के भी ऑर्डर से कोई पर्सन अग्रीव है तो नेक्स्ट लेवल जो अपील करी जाएगी वो डीआरएटी के पास करी जाएगी, ठीक है। तो वो जो अपील करी जाएगी डीआरएटी के पास वो कितने टाइम के अंदर करनी पड़ेगी, वो विद इन 30 डेज के अंदर करनी पड़ेगी, यानी डीआरटी के पास अब 45 दिन के अंदर जाना है। लेकिन अगर डीआरटी से भी आप अग्रीव हो तो उस केस में आपको क्या
30 डेज के अंदर DRT के पास जा सकते हो। ठीक, साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो आप DRT के पास अपील करोगे तो उस केस में DRT को वो मैटर जो है डिस्पोज करना पड़ेगा 60 डेज के अंदर। ठीक है, 60 डेज के अंदर इसको अपना ऑर्डर देना पड़ेगा, और अगर वो लेट हो जाती है तो लास्ट टू लास्ट उसको 4 महीने के अंदर ऑर्डर दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपको ये जो बताया ना, इसे आप जरूर अच्छे से देख लेना, क्योंकि इससे क्या है आपके आगे देखना कितने सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये चार्ट आप साइड में नोट कर लेना। बात आती है कि कौन सी DRT के पास आपको अपील करनी है। ठीक है, कौन सी DRT के पास आपको अपील करनी है। ठीक है, तो वो DRT जिसके जुरिस्डिक्शन में कॉज ऑफ एक्शन लिए गए हैं, या फिर जहां सिक्योर्ड एसेट लोकेटेड है, या ब्रांच और अदर ऑफिस ऑफ ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है, तो उस जुरिस्डिक्शन के DRT के पास आप अपील करोगे। अब क्या है, अगर आप DRT के पास अपील में गए हो तो DRT क्या करेगा, वो इंक्वायरी करेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर के अगेंस्ट। ठीक है, वो कंसिडर करेगा वेदर एनी ऑफ द मेजर्स जो रेफर्ड है सेक्शन 13 में, ठीक है, वो इन अकॉर्डेंस करे थे प्रोविजंस ऑफ एक्ट के हिसाब से करे गए थे। क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर ने जो मेजर्स लिए थे सेक्शन 13 के अंदर कि मैनेजमेंट टू ओवर करना, पोजेशन लेना, कन्वर्जन करना डेट को इक्विटी में, ये सारे जो मेजर्स लिए थे, क्या वो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के अकॉर्डेंस लिए थे। ठीक है, अगर आफ्टर एग्जामिन ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस DRT को ये कंक्लूजन लेता है कि वो नॉट इन अकॉर्डेंस थे, ठीक है, मतलब उस अकॉर्डिंग नहीं करे थे, एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करे थे, तो वो क्या डिक्लेयर करेगा रिकोर्स। ठीक है, मतलब जितने भी एक्शंस आपने लिए हैं ना सिक्योर्ड क्रेडिटर ने, उनको इनवैलिड करार कर देगा, और ये साथ साथ रिस्टोर कर देगा पोजीशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट का और मैनेजमेंट का। जो बोरोवर का था ना, जो बोरोवर का इन्होंने सिक्योर्ड एसेट और मैनेजमेंट इन्होंने पोजीशन में ले लिए थे, तो ये DRT क्या है ऑर्डर पास कर देगा कि उसका रिस्टोर कर दो, उसका सारा सामान आप वापस दो। ठीक है, क्लियर है ये। साथ साथ अगर DRT को लगता है कि कोई अदर डायरेक्शंस भी देनी चाहिए तो वो अदर डायरेक्शंस भी पास कर सकता है। ठीक है, ये जो यहाँ बताया मैंने आपको ऊपर बता दिया कि DRT को क्या डिस्पोज ऑफ कर देना है मैटर कितने टाइम के अंदर, विद इन 60 डेज के अंदर। अगर ये लेट हो जाता है, नहीं कर पाता है 60 दिन के अंदर, तो आप मैक्सिमम 4 मंथ्स के अंदर आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। 4 मंथ्स कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग सच एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है जहां 60 दिन खत्म हुए वहां से 4 मंथ्स काउंट करो, नहीं, जिस दिन एप्लीकेशन दी गई थी ना वहां से अगर आप 60 डेज के अंदर नहीं कर पाए हो तो वहां 4 मंथ्स के अंदर आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम सेक्शन 18। यहाँ क्या है, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील करेंगे तो यहाँ क्या है, कुछ प्रिस्क्राइब फीस देनी पड़ेगी, फीस के साथ साथ डिपोजिट करना पड़ेगा कुछ अमाउंट विद द अपीलेट ट्रिब्यूनल। कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, 50% ऑफ द अमाउंट डेट ड्यू। ठीक है, जितना भी डेट ड्यू है ना, तो 50% आपको डिपोजिट करना पड़ेगा विद द अपीलेट ट्रिब्यूनल, और या फिर जो अमाउंट डिटरमाइन करा है DRT ने, ठीक है, उन दोनों में से जो भी लोअर है। अब कितना अमाउंट आपको डिपोजिट करना है, मैं फिर से बता देती हूँ, 50% ऑफ अमाउंट डेट ड्यू। ठीक है, जितना भी डेट ड्यू है उसका 50%, या फिर जो अमाउंट डिटरमाइन करा है किसने, DRT ने, क्योंकि अब जो आप अपील कर रहे हो ना वो DRAT के पास कर रहे हो। मैं बता रही हूँ अमाउंट डिटरमाइन बाय DRT और 50% ऑफ अमाउंट डेट ड्यू। इन दोनों में से जो भी लोअर है, ठीक है, इन दोनों में से जो भी लोअर है वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा, किसको, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास डिपोजिट कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल को बोलोगे कि मेरे पास इतना बस की नहीं है कि मैं 50% आपको डिपोजिट कर सकूं, और अपीलेट ट्रिब्यूनल आपके रीजन से अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, वो चाहे तो आपको क्या है कम कर देगा अमाउंट, और बोलेगा कि आप ठीक है 25% डिपोजिट कर दीजिए, ड्यू का आप 25% दे दीजिए। ठीक, अब यहाँ बताया है वैलिडेशन ऑफ द फीस लेविड। अगर कोई फीस लेवी हो गई है, कलेक्ट हो गई है, ठीक है, अगर बिफोर इस एक्ट के आने से पहले, ठीक है, सरफेसी एक्ट के आने से पहले अगर आप कोई फीस लगा चुके हो, दे चुके हो, कलेक्ट हो चुकी है आपसे फीस, तो वो क्या है आगे मानी जाएगी कि आपसे फीस ले ली गई है। ठीक है, डीन ऑलवेज टू हैव बीन लेविड। ठीक है, वो फीस आपसे ले ली गई है, आपसे दोबारा फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पहले अपील टू हाई कोर्ट भी हुआ करती थी कुछ केसेस में, वो अब ओमिट कर दी गई है, तो वो आपको नहीं करनी। हम देखेंगे सेक्शन 19। इससे पहले ऊपर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, तो सीधा हम सेक्शन 19 पे आएंगे। इसमें क्या है, राइट ऑफ बोरोवर्स बताए हैं टू रिसीव द कॉम्पनसेशन एंड द कॉस्ट। हाँ, बोरोवर को भी कोई कॉम्पनसेशन लेने का या कॉस्ट लेने का भी राइट है क्या? हाँ है, इसके लिए स्पेसिफिकली सेक्शन 19 बताया है, लेकिन किस केस में, सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट पोजेशन करता है सिक्योर्ड असेट का, तो ही उस केस में बोरोवर जो है वो एंटाइटल होगा टू द पेमेंट ऑफ सच कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट। ठीक है, अगर इसने अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने तमीज से काम नहीं करा तो बोरोवर क्या है वो एंटाइटल होगा टू रिसीव द कॉम्पनसेशन एंड द कॉस्ट, जो कि डिटरमाइन करी जाएगी बाय सच ट्रिब्यूनल और कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हमारे सेंट्रल रजिस्ट्री के प्रोविजन से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे कवर होंगे सेक्शन 20 to 26A। ठीक है, तो पहले देखेंगे सेक्शन 20, जो कि हमारा बेसिकली सेंट्रल रजिस्ट्री के बारे में बताया गया। सेंट्रल रजिस्ट्री किसने सेटअप करी थी, ये सेटअप करी जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मोदी जी सेटअप करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। देखो जो भी ट्रांजेक्शन करी जाएंगी ना सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन की, उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और वो जो रजिस्ट्रेशन कराएगा कौन कराएगा, उसके लिए क्या है मोदी जी ने सेंट्रल रजिस्ट्री एस्टेब्लिश कर दी है। अब हम देखेंगे हेड ऑफिस का है सेंट्रल रजिस्ट्री का, एट सच प्लेस जो मोदी जी डिटरमाइन करेंगे, मोदी जी जो स्पेसिफाई करेंगे वहां उसका हेड ऑफिस बना दिया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सरसई क्या होता है। सरसई जो है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी है कंपनी, जिसका फुल नेम है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे हम प्यार से बोल रहे हैं सरसई, ठीक है। तो इसका रजिस्टर ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है और ये क्या है, लाइसेंस है अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो जिसकी मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग जो है वो किसने होल्ड करी हुई है, वो होल्ड करी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक्स। सरसई जो होती है उसके फंक्शंस क्या हैं, ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्ट्री के साथ साथ रिपोजिटरी ऑफ सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री भी करती है, की तरह काम भी करती है, ठीक है। अब हम सेंट्रल रजिस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो प्रोविजंस जो है तो वो प्रोविजंस जो है वो इन एडिशन है, वो डी रिकॉग्निशन में नहीं है इन सब एक्ट के, ठीक है। मतलब जितने भी प्रोविजंस हम सेंट्रल रजिस्ट्री से पढ़ रहे हैं ना वो एडिशनल है, मतलब ये वाले इनके अंदर जो दिए गए हैं वो तो लगेंगे, जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो हमारे एडिशनल प्रोविजंस रहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे सेक्शन 28, ठीक है, जो बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रिकॉर्ड्स विद द सेंट्रल रजिस्टर। यहाँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एक सिस्टम ऑपरेट करेगा, जहाँ क्या होगा, एक सेंट्रल डेटाबेस मेंटेन करा जाए। मतलब क्या है, जितनी भी एसेट आपने गिरवी रखी हुई है और जहाँ जहाँ आपकी एसेट गिरवी है उन सब चीजों का एक सेंट्रल डेटाबेस मेंटेन करा जाएगा, ठीक है। और ये जो सेंट्रल डेटाबेस जो मेंटेन करा जाएगा वो कहाँ करा जाएगा, विद द रिकॉर्ड्स ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्री। इन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स के साथ हम इंक्लूड करेंगे रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर इन एक्ट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते हैं वो भी हमें सेंट्रल डेटाबेस में मेंटेन करने होंगे, ठीक। सेक्शन 20 भी देखने क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो डिलीगेट कर सकता है अपनी पावर एंड फंक्शंस को, किसको, आरबीआई को दे सकता है। पावर एंड फंक्शन किस चीज से रिलेटेड, इन रिलेशन टू द एस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशंस एंड द रेगुलेशंस रिलेटेड ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्री। मतलब सेंट्रल रजिस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशन एंड रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उनको आरबीआई को डिलीगेट कर सकता है, सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 में बेसिकली हम बात करेंगे सेंट्रल रजिस्ट्रार के बारे में। सेंट्रल रजिस्ट्रार कौन होता है, ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका अपॉइंटमेंट जो होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, यानी मोदी जी इसका अपॉइंटमेंट करेंगे। और क्यों अपॉइंट करा जा रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई अदर ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर सकती है सेंट्रल रजिस्ट्रार के साथ साथ, ठीक है। तो गाइस अब हम देखेंगे सेक्शन 22, जो बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इस रजिस्टर को हम प्यार से बोलते हैं सेंट्रल रजिस्टर, ठीक है। ये कहाँ पर रखा जाता है, ये कैप्ट करा जाता है एट द हेड ऑफिस ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्री। इसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स होता है, पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द किस क्या क्या, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन और क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो आपके चैप्टर का नाम है उनसे रिलेटेड क्या है, जो ट्रांजेक्शन है उनके पर्टिकुलर्स रखे जाते हैं इस रजिस्टर में। साथ साथ इसमें ये भी बताया है कि ये लॉफुल होगा फॉर द सेंट्रल रजिस्ट्रार कि वो मेंटेन करे, रिकॉर्ड को कीप करे होली और पार्टली इन द कंप्यूटर, फ्लॉपीज, डिस्किटीज और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, टू सेफगार्ड करने के लिए। अब ये वाला पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से देख लेना कि जो सेंट्रल रजिस्टर है वो कहाँ पर कैप्ट करा जाएगा, कैप्ट करा जाएगा अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान से देखने के लिए क्यों बोला, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, वहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जाएगा कि ये जो सेंट्रल रजिस्टर है वो कैप्ट अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार आएगा या सेंट्रल रजिस्ट्री आएगा। तो वहां आप याद रखोगे सेंट्रल रजिस्ट्री मत कर देना कंफ्यूज होकर, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्री कोई पर्सन नहीं है, यहाँ पूछा किसके कंट्रोल में है, तो क्या सेंट्रल रजिस्ट्रार के कंट्रोल में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 23, जिसमें हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन है, सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड, वो हमें क्या फाइल करने पड़ेंगे विद द सेंट्रल रजिस्ट्रार, ठीक है। आपको फाइल करने भी पड़ेंगे ये सारे पर्टिकुलर्स जो है, ठीक है। और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो रिक्वायर कर सकता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो कि क्रिएट करे गए हैं ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो उनका आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रूल्स प्रेस्क्राइब कर देगा फॉर्म और फीस, ठीक है, क्या फीस और फॉर्म देने पड़ेंगे आपको इस रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बाद ये कुछ रूल्स है आपको रीड करने, तो आप एक बार कर सकते हैं इनको, ठीक है। अब हम सेक्शन 25 देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, एआरसी और सिक्योर क्रेडिटर जो है उनको एक इंटीमेशन देनी होती है टू द सेंट्रल रजिस्ट्रार को। इंटीमेशन किस रिगार्डिंग देनी होती है, पेमेंट और सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कि ये पेमेंट फुल मिल गई है इनको और ये सेटिस्फाइड है सब तरीके से। तो साथ साथ ये जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो विद इन 30 डेज कराना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सिक्योर क्रेडिटर और एआरसी जब क्या है अपना सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग इंटीमेशन दे देंगे तो सेंट्रल रजिस्ट्रार क्या है इस चीज की एंट्री कर देगा रिकॉर्ड्स में। हम एक पॉइंट देखेंगे, यहाँ क्या होता है, बोरोवर अगर कोई इंटीमेशन दे देता है किसको, सेंट्रल रजिस्ट्रार को, ये इंटीमेशन क्यों देता है, फॉर नॉट रिकॉर्डिंग द पेमेंट और सेटिस्फेक्शन। मतलब क्या था, ऊपर सिक्योर क्रेडिटर एआरसी ने तो बोला कि वो सेटिस्फाई है, आप इस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन यहाँ बोरोवर जो है इंटीमेशन दे रहा है और कह रहा है कि आप रिकॉर्ड मत करिए पेमेंट और सेटिस्फेक्शन को। तो इस केस में क्या होगा, सेंट्रल रजिस्ट्रार तो कंफ्यूज, सेंट्रल रजिस्ट्रार इस केस में क्या करेगा, ये एआरसी और सिक्योर क्रेडिटर जिन्होंने इंटीमेशन दिया था ना पहले, उनको एक शो कॉज नोटिस देगा और उनसे बोलेगा कि विद इन 14 डेज में आप मुझे ये बताएं
वाई द पेमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्यों रिकॉर्ड ना करूं, जो कि इंटीमेटेड करी गई थी मुझे, मतलब एआरसी और सिक्योर क्रेडिटर से फाइनल रिप्लाई मांगेगा कि मुझे 14 दिन के अंदर ये बताइए कि मैं क्यों रिकॉर्ड ना करूं इस इंटीमेशन और जो पेमेंट सेटिस्फेक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 26, जिसमें हम बात करेंगे राइट टू इंस्पेक्ट द पर्टिकुलर्स। ठीक है, किस किस पर्सन के पास ये राइट होता है पर्टिकुलर सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड पर्टिकुलर्स देखने के लिए। तो किस किस पर्सन के पास राइट होता है, बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन दे सकता है ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस, मतलब पैसा फेंक तमाशा दे, कोई भी देख सकता है, लेकिन ये कब देख सकता है, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। ठीक है, बिजनेस आवर्स में ही देख सकता है, लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड्स जो कैप्ट करे यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आपने ऊपर देखा था ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कैप्ट कर सकते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैप्ट करे हैं तो उन्हें थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख सकते हैं, लेकिन ये भी आप क्या है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ही देख सकते हो। ठीक है, याद रखोगे आप। इसके बाद हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन बाय कौन, सिक्योर्ड क्रेडिटर और द अदर क्रेडिटर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो हमारे कौन कौन से सेक्शंस में कवर होता है, 26B टू 26E। ठीक है, तो यहाँ क्या ये समरी दे रखी है, हम आगे से देखेंगे। तो 26B क्या बोलता है, ये बोलता है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बाय द सिक्योर क्रेडिटर एंड द अदर क्रेडिटर, एनी क्रेडिटर इंक्लूडिंग द सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो क्या करेंगे, फाइल करेंगे पर्टिकुलर्स विद द सेंट्रल रजिस्ट्री। ठीक है, पर्टिकुलर किस चीज से रिलेटेड, पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें जो है सेंट्रल रजिस्ट्री के पास फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्रेडिटर अदर देन सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो उस केस में क्या है, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता एनी राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ क्या है, इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब है कोई भी क्रेडिटर अदर देन सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो वो क्या है, एक्सरसाइज नहीं कर सकता राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब क्या है, एनफोर्समेंट नहीं कर सकता सिक्योरिटीज। लेकिन अब आप पूछेंगे क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सरसाइज कर सकता है राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज, तो इसका आंसर है हाँ। लेकिन इसके लिए क्या है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो क्रिएटेड करी गई थी बाय द बोरोवर इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी विद द सेंट्रल रजिस्ट्री। अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वो उस सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है तो ही वो एक्सरसाइज कर सकता है राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी। समझ आया ये, इसमें बस सिंपल आपको याद रखना है, कोई क्रेडिटर अदर देन सिक्योर्ड क्रेडिटर तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिटर कर तो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन इसको कराना कंपलसरी बन जाता है। ठीक है, कोई भी अथॉरिटी या ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी एंट्रस्टेड विद द फंक्शन ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स, मतलब क्या है, इनको रिकवरी करानी है टैक्स की, या फिर कोई पर्सन जिसको ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी पर्सन पर अटैचमेंट ऑर्डर पास हो चुका है तो उस केस में क्या है, इनको फाइल करना पड़ेगा विद द सेंट्रल रजिस्ट्री। क्या चीज, पर्टिकुलर्स ऑफ द असेसी एंड द डिटेल्स ऑफ टैक्स और अदर गवर्नमेंट ड्यूज। ठीक है, ये सब चीज पर्टिकुलर सेंट्रल रजिस्ट्री के पास फाइल करनी पड़ेगी इस केस में। ठीक है, अगर कोई पर्सन हैविंग एन क्लेम अगेंस्ट द बोरोवर ऑब्टेन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, मतलब क्या है, किसी बंदे को बोरोवर से तो पैसा ले रहा है लेकिन उस बंदे पर ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी पास हो चुका है, तो ये बंदा क्या करे, तो इस केस में क्या है, इसको सारे पर्टिकुलर्स फाइल करने पड़ेंगे रिगार्डिंग द अटैचमेंट ऑर्डर विद द सेंट्रल रजिस्ट्री। ठीक है, सेंट्रल रजिस्ट्री को सारी डिटेल्स आप प्रोवाइड करो इस केस में भी। हम देखेंगे सेक्शन 26C, इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताना है। देखो आपने ऊपर देखा सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करा जाता है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, सेंट्रल रजिस्ट्रार करता है। ऊपर ये भी देखा था कि रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराते हैं तो उस केस में क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सरसाइज नहीं कर सकता राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, होगा आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आप अपना राइट एनफोर्स कर सकते हो। बेसिकली इसका इफेक्ट क्या होगा, ये जो रजिस्ट्रेशन है विद द सेंट्रल रजिस्ट्री, इसको ट्रीटेड करा जाएगा एज ए डीम्ड पब्लिक नोटिस। आपको इस नोटिस की वजह से क्लेम भी मिलेगा। ठीक है, प्रायोरिटी में मिलेगा ओवर सब्सिक्वेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड अपॉन सच प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी पर आगे जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आपको प्रायोरिटी में मिलेगा। आपने रजिस्ट्रेशन कराया ना तो आपको क्लेम प्रायोरिटी में मिलेगा, आपको पहले क्लेम दिया जाएगा। किसको, सच सिक्योर्ड क्रेडिटर को या अदर क्रेडिटर जिसने होल्डिंग करी है अटैचमेंट ऑर्डर, अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो इनको क्लेम में प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे सेक्शन 26D, ये क्या बात करता है, राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, तो आपने ऊपर देखा था सिक्योर्ड क्रेडिटर को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी बन जाता है अगर उसको अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स कराना है तो। ठीक है, तो यहाँ वही चीज है, सिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सरसाइज नहीं कर सकता अनलेस सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो क्रिएट किया गया है वो रजिस्टर्ड ना हो जाए जब तक विद द सेंट्रल रजिस्ट्री। तो इसी चीज को मैंने यहाँ साइड में लिख दिया, सिक्योर्ड क्रेडिटर होना चाहिए, साथ में सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो ही आप क्या है एनफोर्स करा सकते हो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। हम देखिए प्रायोरिटी टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उनको प्रायोरिटी पर दिया जाएगा, जो उनका डेट ड्यूज है ना प्रायोरिटी पर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई आईबीसी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उस केस में क्या होगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योर्ड असेट ऑफ द बोरोवर। ठीक है, अगर कोई आईबीसी प्रोसीडिंग पेंडिंग है इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योर्ड असेट ऑफ बोरोवर तो उस केस में क्या होगा, प्रायोरिटी दी जाएगी टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर इन पेमेंट ऑफ द डेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कोड। मतलब आईबीसी के हिसाब से प्रायोरिटीज दी जाएगी, आईबीसी के हिसाब से जो भी प्रायोरिटी सेट करी हुई है उस आईबीसी कोड चैप्टर में, तो उस प्रायोरिटी में आपको पेमेंट करी जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हर चैप्टर में दी जाती है, तो यहाँ पर भी देखी जाएंगी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज जो कि हमारी कवर होंगी सेक्शन 27 to 30D।
तो सबसे पहले पेनल्टीज देख लेते हैं। अगर आपने डिफॉल्ट करी है किस चीज में, सेक्शन 23 में, 24 में, और आगे हम देखेंगे आई थिंक सेक्शन 25, यस ठीक है। अगर इंटीमेशन अंडर सेक्शन 25 में भी आपने डिफॉल्ट करी है, पहले मैं आपको याद भी दिला दूं, सेक्शन 23 किस चीज से रिलेटेड था, वो रिलेटेड था पर्टिकुलर्स ऑफ द एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ एनी सिक्योरिटाइजेशन और सेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द ARC। तो जो पर्टिकुलर्स थे उन पर्टिकुलर्स की फाइलिंग में आपने कोई डिफॉल्ट करी है, आपने क्या 24 में क्या था, पर्टिकुलर्स ऑफ मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आपने भेजने में कोई डिफॉल्ट करी है, या फिर सेक्शन 5 में इंटीमेशन देने में कोई डिफॉल्ट करी है, तो उस केस में क्या है, एवरी कंपनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी या सिक्योर क्रेडिटर या एवरी ऑफिसर ऑफ सिक्योर क्रेडिटर जो भी डिफॉल्ट में है, तो उन पर पनिशमेंट लगेगी। क्या पनिशमेंट लगेगी, उन पर फाइन इम्पोज होगा, जो कि क्या है, एक्सटेंड टू 5000 रुपीज फॉर एवरी डे रहेगा। ठीक है, मतलब अगर इन्होंने सेक्शन 23, 24, 25 में डिफॉल्ट किया है तो हर एक कंपनी, एवरी ऑफिसर सिक्योर क्रेडिटर और एवरी ऑफिसर ऑफ सिक्योर क्रेडिटर जिन्होंने भी डिफॉल्ट किया है उन सब पर फाइन इम्पोज करा जाएगा। और फाइन की जो लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 5000 रुपीज रहेगी फॉर एवरी डे। ठीक है, अब जो आएगा हमारा सेक्शन 28 आएगा, जो कि ओमिटेड हो गया है, तो उसको क्या ही पढ़ना, देखेंगे ऑफेंसेस जो कि हमारे सेक्शन 29 में कवर होती है। इसमें क्या है, अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन करा है टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करा है तो आपको पनिशमेंट लगेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो पनिशमेंट क्या लगेगी, आप पर जेल इंपोज होगा, एक्सटेंड टू 1 ईयर। ठीक है, 1 साल तक का आप पर जेल लग सकता है, फाइन भी लगा सकते हैं, और या फिर दोनों चीज भी लग सकती है अगर आपने एक्ट को कॉन्ट्रावेंशन करा है। तो नेक्स्ट देखेंगे कॉग्नाइज ऑफ एन ऑफेंस। कोई भी कोर्ट कॉग्नाइज नहीं कर सकती अगर कोई आपको पनिशमेंट मिली है अंडर द सेक्शन 27, 24, 25 और 29 या फिर कोई अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, आपको इसमें पनिशमेंट मिली है, तो कोई भी कोर्ट कॉग्नाइज नहीं कर सकती ऑफेंस को जब तक कि कोई कंप्लेन इन राइटिंग ना दे दी जाए बाय द ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्री और द ऑफिसर ऑफ द RBI। ठीक है, मतलब यहाँ सेंट्रल रजिस्ट्री और RBI के ऑफिसर जो कि स्पेसिफाई करे गए बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, इन राइटिंग इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI ने कोई भी ऑफिसर जो ऑथराइज करे हैं वो जब तक कि कंप्लेन इन राइटिंग नहीं दे देते तब तक हम ऑफेंस को कॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास क्या पावर रहेंगी। इसके पास भी पावर रहेगी टू इम्पोज द पेनल्टी। ठीक है, अगर आपने कोई नॉन कंप्लायंस करे हैं विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द RBI, कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने या पर्सन ने कंप्लायंस नहीं करे हैं विद द डायरेक्शन गिवन बाय RBI, तो उस केस में भी पेनल्टी लगेगी। तो क्या पेनल्टी लगेगी, उस पर फाइन इम्पोज करा जाएगा मैक्सिमम 1 करोड़ तक का, या अगर अमाउंट क्वान्टिफाइबल है उस केस में क्या होगा, जो भी अमाउंट है उसका 2 गुना अमाउंट लिया जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए या फिर 2 गुना ऑफ द अमाउंट जो भी हायर होगा। ठीक है, तो जो भी हायर होगा वो पेनल्टी लगेगी अगर कोई नॉन कॉम्प्लायंस हुआ विद द डायरेक्शन गिवन बाय द RBI। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूइंग इन डिफॉल्ट है तो उस केस में क्या फर्दर पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। जो पेनल्टी का अमाउंट रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर डे। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी पेनल्टी इंपोज करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देगी। ठीक है, अब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, वो पेनल्टी को एक पेमेंट करने के लिए भी यहाँ टाइम लिमिट का क्राइटेरिया दिया है। आपको वो पेनल्टी की पेमेंट कितने टाइम में कर देनी है, आपको वो पे कर देनी है विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिन के अंदर वो पैसा आपको भेज देना है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जिस दिन भी आपको नोटिस दिया है AA ने, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, वहां से 30 दिन के अंदर आपको इसका सारा पैसा दे देना है। ठीक है, अगर आप फेलर हो जाते हैं टू पे द पेनल्टी इन द टाइम, तो उस केस में क्या होगा, जो ARC था ना, जो अपना रजिस्ट्रेशन लेकर बड़ा इतरा रहा था, ठीक है, तो ARC का रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस रिगार्डिंग ऑर्डर पास करेगी कि भैया आपने घर जाओ, आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड भी दिया जाएगा, लेकिन आप इसमें याद रखोगे कि कोई भी कंप्लेन नहीं फाइल करी जाएगी अगेंस्ट एनी पर्सन इन डिफॉल्ट इन एनी कोर्ट। इस रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन फाइल नहीं करी जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे अपील अगेंस्ट द पेनल्टीज। ठीक है, अगर आप पेनल्टीज से अग्रीव हैं, कोई भी पर्सन कह रहा है भैया आपने तो मेरे को बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा दी, भाई मैं इतनी पेनल्टी नहीं दे सकता, तो उस केस में क्या होगा, अग्री पर्सन जो है वो अपील में जा सकता है, किसके पास, अपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है। वो भी कितने दिन के अंदर इसको जाना होगा, ये याद रखेंगे कि 30 दिन के अंदर ही सकते हैं, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, सेक्शन 30D, ठीक है, जो कि हमारा रिकवरी ऑफ पेनल्टीज से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टाइम लिमिट क्या है टू पे द पेनल्टी। पेनल्टी आपको 30 दिन के अंदर दे देनी है, जो भी ऊपर पेनल्टी इंपोज करी है ना उसको आपको 30 दिन के अंदर पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उनकी रिकवरी कैसे करी जाएगी। अगर आप पेनल्टी नहीं पे कर पा रहे हो तो उसकी रिकवरी करी जाएगी, रिकवर्ड एज ए रिकवरेबल क्लेम एंड पेबल होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर वो फेलर ऑफ पेमेंट हो जाता है तो RBI क्या करेगा, फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी उसका डेबिट कर देगा द करंट अकाउंट, जो भी RBI के पास उसका अकाउंट मेंटेन है ना, तो उसका क्या है, वो डेबिट कर देगा उस करंट अकाउंट को, और साथ साथ ये क्या इशू कर सकता है, नोटिस टू द पर्सन फ्रॉम हुम एनी अमाउंट इज ड्यू। मतलब RBI थर्ड पार्टी को बोलेगा कि इसकी पेमेंट जो है आप बोरोवर को मत देना, आप हमें देना, ये जो पर्सन इन डिफॉल्ट है इसको पेमेंट मत देना,
आप हमें देना, जो अमाउंट इसको देना है वो टोटल अमाउंट आप हमें दोगे। और जो आरबीआई जो इस रिगार्डिंग नोटिस भेजेगा, वो नोटिस जो इशू करा जाएगा वो बाइंडिंग होगा ऑन एवरी पर्सन टू हुम इट इज इशू। ठीक है, वो बाइंडिंग होगा, यहाँ अपनी दादागिरी नहीं चलाएगा कि भाई मैं तो पर्सन इन डिफॉल्ट को दूंगा, ऐसा नहीं है, आपको आरबीआई को ही देना पड़ेगा। एनी क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, नोटिस भेजने के बाद कोई क्लेम अराइज हो रहा है तो वो क्लेम जो है वॉइड माना जाएगा। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ये जो मैंने हाईलाइटिंग करी हुई है इससे पढ़ने में आपको थोड़ा इजी हो रहा है, और एक बार पढ़ने में आपको जितना टाइम लग रहा है ना, नेक्स्ट टाइम देखना आपको उससे भी कम टाइम लगेगा। और नोट्स की तो आप चिंता मत करो, मैं सारे नोट्स वीडियो के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर डालती रहती हूँ, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां से सिंपल क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ क्या है, जो भी मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूँ तो टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करती रहती हूँ, वहां से आप वीडियोस के साथ साथ नोट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम बाकी का देख लेते हैं आगे। अब इसके बाद जो है मिसलेनियस प्रोविजन से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे सेक्शन 31 टू 42 में आएंगे। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 30, जो कि बात करता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, मतलब ये एक्ट कहाँ का अप्लाई नहीं होगा, यानी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट जो है अप्लाई नहीं होंगे कहाँ पर। अगर कोई लियान हुआ है किस चीज पर, ऑन एनी गुड्स, मनी या सिक्योरिटी गिवन बाय और अंडर इन एक्ट के अंदर। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेल ऑफ गुड्स एक्ट या फिर कोई अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। ठीक है, मतलब क्या है, कोई लियान हुआ है किसी गुड्स पर, मनी पर, सिक्योरिटी पर, तो उसमें क्या है आपका ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सेकंड हम देखेंगे कोई प्लीज हुई है ऑफ मूवेबल्स, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उस पर भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। क्रिएशन ऑफ एनी सिक्योरिटी हुई है किस पर, ऑन एनी एयरक्राफ्ट पर। ठीक है, एयरक्राफ्ट एक्ट के हिसाब से, या फिर कोई क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट हुआ है इन एनी वेसल डिफाइंड ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंदर, तो यहाँ पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर कोई क्रिएशन ऑफ एनी सिक्योरिटी इन एनी एयरक्राफ्ट पर हुई है, इन एनी वेसल पर हुई है, तो वहां पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अभी तक ये 4 पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे एनी राइट ऑफ अनपेड सेलर है, ठीक है, ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से, ठीक है, उस पर भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। कोई एनी प्रॉपर्टीज है नॉट लायबल टू द अटैचमेंट, उस पर भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद ये 2 पॉइंट जो है वो साथ साथ हम पढ़ेंगे। क्या है, बेसिकली सरफेसी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा ओनली इफ, ठीक है, कब एप्लीकेबल होगा, अगर आपका डिफॉल्ट अमाउंट जो है वो 1 लाख से ज्यादा है, प्लस अमाउंट ड्यू जो है वो मिनिमम 25% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट का टोटल लिया, उसका 25% करा, मिनिमम इतना अमाउंट ड्यू आपका होना चाहिए, तो उसी केस में क्या है, तो उसी केस में सरफेसी एक्ट लगेगा। वहीं यहाँ ये चीज बोलिए, अगर कोई अमाउंट 1 लाख से ज्यादा नहीं है, या फिर क्या है लेस देन है 25% और प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट से ड्यू जो है वो लेस देन है 25% से, तो उस केस में क्या है सरफेसी एक्ट नहीं लगेगा। ठीक, एक पॉइंट ये देख लोगे, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर आपने क्रिएट करा है इन एग्रीकल्चर लैंड, तो उसमें भी आपका ये एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप काफी अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब हम देखेंगे 31A में क्या है, पावर टू एग्जेम्प्ट अ क्लास और क्लासेस ऑफ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या है, मोदी जी के पास पावर है बाय नोटिफिकेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये क्या है डायरेक्ट कर सकती हैं प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये चाहे तो अप्लाई भी ना कराएं किसी क्लास और क्लासेस ऑफ द बैंक्स पर, या फिर क्या है अप्लाई भी करा सकती हैं टू द क्लास और क्लास ऑफ द बैंक्स। मतलब क्या है, किसी भी प्रोविजंस के लिए बोल सकते हैं कि इन क्लास ऑफ बैंक्स पर ये लगेंगे और इन क्लास ऑफ बैंक्स पर ये नहीं लगेंगे। और जो कॉपी होगी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन वो लेट करी जाएगी इन ड्राफ्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वाइल इज इन सेशन फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, वो कॉपी आपको वहाँ लेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सेक्शन 32 बस, तो बेसिकली सेक्शन 32 में प्रोटेक्शन दिया गया है ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ठीक है, मतलब कुछ लोग रो रहे हैं कि यार भलाई का जमाना नहीं है, हमने तो गुड फेथ में काम किया था, तभी भी हमारे ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, उनके प्रोटेक्शन किया गया है, उनको बोला गया है कि कोई भी या फिर कोई प्रोसिक्यूशन या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो लाई नहीं करी जाएगी अगेंस्ट आरबीआई, सेंट्रल रजिस्ट्री और सिक्योर क्रेडिटर या एनी ऑफ इट्स ऑफिसर। ठीक है, अगर ये लोग गुड फेथ में काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं एंटर करी जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे ऑफेंसेस बाय कंपनीज। ठीक है, कंपनीज ने कोई गड़बड़ कर दिया, गलती कर दी है, तो उस केस में क्या होगा, बंदा जो इंचार्ज है और साथ साथ कंपनी, ये दोनों के दोनों लायबल होंगे अगर ऑफेंसेस बाय द कंपनीज हुए। अब बात करते हैं जो पर्सन इंचार्ज है, क्या इनको कोई प्रोटेक्शन मिला है। ठीक है, हाँ, इनको भी कुछ प्रोटेक्शन दिए गए थे। ये पर्सन जो है लायबल नहीं होंगे अगर ये जो पर्सन है प्रूफ कर देते हैं कि ऑफेंस जो हुआ है कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, मतलब इसको पता ही नहीं था। ठीक है, कमिटेड हुआ विदाउट हिज नॉलेज, या फिर इस बंदे ने क्या है एक्सरसाइज करे थे ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट द ऑफेंस। ठीक है, मतलब ऑफेंस को रोकने के लिए इसने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करा था, तो उस केस में क्या है बंदा लायबल नहीं होगा। ठीक है, जो हम अभी पॉइंट पढ़ रहे हैं ऑफेंसेस बाय द कंपनी, या फिर आगे देखेंगे कमिटमेंट ऑफ ऑफेंसेस विद द कन्वीनियंस विद द डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ये वाले पॉइंट जो है काफी चैप्टर्स में कॉमन है, तो आप एक बार पढ़ लेना बस किसी भी चैप्टर से, तो नेक्स्ट में आप देखोगे सब सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो कमिटमेंट हुआ है ऑफेंस विद द कंसेंट
कन्वीनियंस और नेग्लेक्ट की वजह से, ठीक है, ऑफ एनी डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी या ऑफिसर ऑफ द कंपनी, इन 4-5 लोगों ने मिलकर कोई भी कंसेंट दिया, कन्वीनियंस दिया, नेग्लेक्ट कराया, इसकी वजह से कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो वो क्या है, डीम टू बी गिल्टी मान लिए जाएंगे ऑफ ऑफेंस, ठीक है, लायबल हो गए पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। ठीक, अब बात कर लेते हैं कंपनी कौन है। कंपनी का मतलब है बीसी, बॉडी कॉर्पोरेट रहेगी, इसमें इंक्लूड करेंगे फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ द इंडिविजुअल। अब बात करते हैं डायरेक्टर कौन होगा। डायरेक्टर इन रिलेशन टू द फर्म, पार्टनर होगा ऑफ द फर्म का। ठीक है, साथ साथ आप ये भी देख लेना, सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिसडिक्शन, मतलब ये कोई भी एंटरटेन नहीं कर सकती किसी सूट को, प्रोसीडिंग को, ना ही इंजेक्शन कर सकती है। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू हैव ओवरराइड विद द अदर लॉज, ठीक है, मतलब इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। हर चैप्टर का अपना एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है, जैसे इकोनॉमिक लॉ के अंदर, ऐसे ही हमारा सरफेसी एक्ट का भी ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा विद द अदर लॉज। ठीक है, यहाँ सेक्शन 36 में कुछ लिमिटेशन बताइए। यहाँ क्या है, नो सिक्योर क्रेडिटर एंटाइटल्ड टू टेक ऑल और एनी ऑफ द मेजर्स, ठीक है, अनलेस हिज क्लेम इन रेस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल एसेट इज मेड विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मतलब यहाँ लिमिटेशन एक्ट में कुछ टाइम लिमिट बताई जाए, उस टाइम लिमिट के अंदर ही वो मेजर्स ले सकता है, उसके बाद वो कोई मेजर्स नहीं ले सकता। ठीक है, जो सेक्शन 13 में काफी सारे मेजर्स दिए थे ना, वो मेजर्स विद इन टाइम लिमिट ही लिया जाएगा, जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है लिमिटेशन एक्ट के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे सेक्शन 37 जो कि बात करता है एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट वैलिड, मतलब क्या है, जो सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस है वो डी रिकॉग्निशन में नहीं है इन एक्ट के, ऐसा नहीं है इन एक्ट के डी रिकॉग्निशन में, बल्कि उसके प्रोविजन जो है वो इन एडिशंस में है। ठीक है, अलग से एडिशनल प्रोविजंस है। ठीक है, 38 बोलता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ये रूल्स बना सकती है और कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, रूल्स किस मैटर से रिलेटेड, इन सब मैटर से रिलेटेड रूल्स बना सकती है। ठीक है, और जो भी रूल्स ये मेड करेगी वो लेट करा जाएगा बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हाइल इट इज इन सेशन फॉर ए टोटल ऑफ 30 डेज, जो कि हमने अभी ऊपर भी देखा था कि नोटिफिकेशन की कॉपी क्या है, वो लेट करानी होगी बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसे ही क्या है, जो भी रूल्स मेड करे जाएंगे वो भी यहाँ लेट कराने होंगे। सेक्शन 14 देख लो, इसमें क्या है, पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो चाहे तो डिफिकल्टीज को रिमूव भी कर सकती है, मतलब एक्ट को इम्पोज करते टाइम अगर कोई डिफिकल्टीज आती है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो रिमूव कर सकती है डिफिकल्टीज को, लेकिन कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर पाएगी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द ऑफ दिस एक्ट, मतलब आज अगर एक्ट स्टार्ट हुआ है वहां से 2 साल के अंदर ही ये ऑर्डर पास कर सकती है रिगार्डिंग टू रिमूव द डिफिकल्ट। तो गाइस अब हमारा सरफेसी एक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब तक हमारे कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, रेरा कंप्लीट करा था, उसके बाद हमने कॉम्पिटिशन एक्ट, फिर उसके बाद हमने बेनामी कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद कौन सा था, हाँ उसके बाद था हमारा फॉर्मूला, और अब हमने कवर कर लिया सरफेसी एक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे 2 चैप्टर बच जाते हैं जो कि हमारा आईबीसी और फेमा, वो भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, यानी कि आपको ये चैप्टर समझ आ रहे हैं, मेरे रिवीजन लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं, तो अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर हम नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल भी लाइक ना करें, बिल्कुल सब्सक्राइब जो भी है आपकी मर्जी है करें, बिल्कुल मत करें अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो। ठीक है, तो ऐसा ही प्रॉमिस्ड इकोनॉमिक लॉ के मैंने आपको 5 चैप्टर्स तो दे दिए, 2 चैप्टर बच जाते हैं, वो मैं आपको जल्दी ही दे दूंगी। और बाकी आपको किसी और चीज से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।